बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सलीम भाई? खैरियत साहब? बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त निकाला और आप आए बहुत शुक्रिया, अफसाना आपने जिंदगी बुलाया। अफसाना जिंदगी को सुनाने के लिए। तो मैं तो बड़ा बेताब हूँ आपकी जिंदगी का अफसाना सुनने के लिए। आपसे कई बार पहले मुलाकातें तो भी रही। मैं थोड़ा सा एक जुमला मोतरज़ा दाखिल कर दूं। मेरा ख्याल है कि ये अफसाना जिंदगी का अफसाना तो है वो, इट्स अ फिक्शन जी, जो रियल नहीं होता। सही इसका बात नाम है। आपने क्यों रखा है ये? इसकी वजह ये है कि मेरे टारगेट जिंदगी में वो लोग हैं हाँ, जो वो जिंदगी गुजार रहे हैं जिनका बचपन उन्होंने ख्वाब नहीं देखा होगा। अच्छा, ठीक है। ठीक है। और उनकी असल जिंदगी उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत निकली जितना कि वो अपने बारे में सोच सकते थे। तो बात आपकी सही है टेक्निकली, लेकिन बाज़ औक़ात आदमी गलती इसलिए भी तो करता है कि थोड़ा आदमी इसको नहीं, मेरा ख्याल है ये एक दफा कहीं किसी ने कोई नगमा लिखा था, वो चल पड़ा और ये एक लाइन जो वो हिट हो गई तो ली जाती है, लेकिन टेक्निकल ऑब्जेक्शन से बनता देखिए, है। मैं पठानों से बड़ा मुतासिर हूँ। हाँ, और मैंने देखा कि एक पठान ने अपनी दुकान पे बड़ा न्यूज़ साइन लगाया था हाँ। कि 25 घंटा दिन में सर्विस जारी है। और हर आदमी वहां जाके बैठता था, इश्तिहार देता था। तो जरा गलती जो है ना बाज़ औक़ात फायदा दे जाती है। चलिए साहब आते हैं आगे चलते आपकी जिंदगी के ऊपर। पहले तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आप जरा अपना बैकग्राउंड बताइए। आप कुनरी से भी हैं और मुगल भी हैं। क्या मुगलों के साथ आ गए थे वहां पे आप? हैं। मुगल तो जब अंग्रेजों ने फेंटी लगाई तो भाग के पूरे पर सगीर में फैल गए थे, आपको पता ही सही बात है ना। हर जगह गए थे। तो कहीं मुगल हो गए और कहीं मिर्जा बेग हो गए और कहीं बरलास हो गए और कहीं कुछ और हो गए, है ना जी। तो ऐसा नहीं था, बल्कि असल बात यह है कि मेरे दादा का ताल्लुक झेलम से था। झेलम से? झेलम में एक जगह है पिंड दादन खान, वो तो जी फौजियों की सरजमीन। जी बिल्कुल। और मेरे नाना का ताल्लुक फर्रुखाबाद से था। अच्छा, इंडिया से। तो फिर हुआ ये कि दादा जो हैं वो अपनी जिम्मेदारी के चक्कर में और वो पंजाब से चले और यहाँ सेटल हुए सिंध में आके। सही सही। और नाना जो है उन्होंने जब हिजरत की तो वहाँ वो रेलवे में थे, तो यहाँ भी उनको रेलवे में जॉब मिली। अच्छा। और जॉब भी उसी एरिया में मिली, हाँ। जो लूप लाइन एरिया कहलाता है, मीरपुर खास से एक छोटे। अच्छा, दोनों का ताल्लुक रेलवे से था? नहीं, हाँ। नाना दादा जिम्मेदारी और हिकमत, हिकमत और नाना जो है वो रेलवे में जॉब थी इनकी। जी जी जी। तो यूं नाना और दादा की मुलाकातें हुई, दोस्ती हो गई और फिर आगे बच्चों के। मैं ये जानना चाहूंगा कि आप मुगल जो हैं वो खानदानी मुगल हैं या मुगल पूरा लोकल शेड वाले? क्योंकि रेलवे की सबसे बड़ी होती है वर्कशॉप मुगलपुर। देखें, मैं दो बातें करूंगा असल में। एक तो ये कि मैं अपनी पिछली 4-5 नस्लों तक तो बता सकता हूँ उनके नामों के साथ मुगल लगता है। एक बात, उससे पहले कोई घपला हुआ तो मुझे नहीं पता। और दूसरी बात यह है कि अभी बड़ी दिलचस्प बात है, मेरे लिए भी बड़ी दिलचस्पी थी कि मेरी बेटी ने अमेरिका में अपने वो जो टेस्ट करवाते हैं ना, जिससे आपका पूरा शजरा खुल के आ जाता है। जी 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 हाँ। तो उसमें सारे लिंक जो निकले हैं हमारे 80-90% वो सेंट्रल एशिया में निकल रहे हैं जाके। अच्छा। हाँ। और वो बड़ा गैर मामूली और बड़ा दिलचस्प किस्म का वो टेस्ट होता है। जी। तो उसकी तफसीलात जब मुझे मिली तो मुझे, और उससे कम से कम ये गवाही मिलती है कि भाई इस खानदान के पीछे जो लोग चले गए। वैसे सलीम भाई बड़ा रिस्क लिया आपकी बेटी ने। क्योंकि एक जमाने आपको याद होगा कि नॉवेल आया था रूट्स के नाम से। तो बड़ा फैशन हो गया था उस जमाने में, हर दौर में। तो एक साहब ने अपना कंसल्टेंट हायर किया था कि उसकी रूट्स निकाल के बताया कि उसका ताल्लुक किससे है। तो कुछ अरसे बाद किसी ने पूछा कि भाई कैसा काम चल रहा है, तो कहने लगे पहले मैं उसको $2000 दे रहा था तहकीक करने के, अब $4000 दे रहा हूँ जबान बंद रखने के। कम्बख्त ने मेरी रूट्स निकालनी है। तो चलिए, ये तो नहीं, हम तो जनाब इस पे बड़ा सख्त बिलीवर हूँ। यूं तो मिर्जा भी हो, सैयद भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। इसमें कुछ तो ये सानवी चीजें हैं और अल्लाह ने हमें एक दूसरे की पहचान के लिए मुख्तलिफ कबीलों में पैदा किया ताकि शनाख्त है। इससे किसी को ये ऐसे कोई नहीं। तो कहाँ से कहानी शुरू की जाए आपकी? कुर्री से? अलिफ लैला से शुरू करते हैं। पहले तो ये बताइए कि कुर्री जो है वो दो वजह से मशहूर है, एक तो मिर्चों की वजह से और दूसरा सलीम मुगल की वजह से। तो सलीम मुगल में तितलापन क्यों नहीं है मिर्चों का कुर्री की? ये बात ठीक है। पहले तो मैं बता दूं अपने उन सुनने वालों को जिनको इसकी लोकेशन का आइडिया नहीं है जी, कि कुंडरी जो है वो सिंध का एक डिस्ट्रिक्ट बहुत मशहूर है, उमरकोट। उमरकोट जहाँ मुगल बादशाह अकबर पैदा हुए। क्या बात है, क्या बात है। तो उमरकोट से कोई 25-30 किलोमीटर के फासले पर ये गांव है हमारा। गांव नहीं है, कस्बा है या एक छोटा सा शहर है, इसका नाम है कुंडरी। कुंडरी। तो मैं वहाँ, और वहाँ की जो एक आपने सही कहा, वहाँ की मिर्चें छोटी रेड चिली जो है ना, उसको डंडी कट भी कहते हैं, तिती मिर्च।
वो मिर्चें वहाँ की बहुत मशहूर हैं। लेकिन आपकी तहरीरों और तकरीरों में ये वो तित्तापन नजर नहीं आया पुनरी का। नहीं, तो वो मिर्चें तो हम कराची वालों को खिलाते हैं ना, हम तो सिर्फ ग्रोअर हैं उसके। तो खाया कैसी मिर्च भेज दिया और जगहों में भेज दिया। और ये मैं एक वो पढ़ रहा था माओ ज़ेडुंग की जिंदगी के बारे में जी, तो पता चला कि चीन का सूबा हुनान जो है, जी जी, माओ ज़ेडुंग वहां के रहने वाले थे जहाँ मिर्चें सबसे ज्यादा पैदा होती थी, आज भी होती है शायद। तो ये एक माओ ज़ेडुंग से हमने मिर्चों के जरिए एक ताल्लुक निकाला। चलिए फिर तो सही है। तो मैं वहां पैदा हुआ और वहां मैंने भाई बहनों में सबसे बड़े छोटे? मेरी 2 माएँ हैं। अच्छा, या थी, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, दोनों अब नहीं है। तो मेरी अम्मी दूसरी अम्मी थी। अच्छा, और पहली अम्मी से हम 1 भाई और 3 बहनें, माशाल्लाह। उनमें से भी 2 बहनों का इंतकाल हो गया। और मेरे अपनी जो है रियल ब्रदर एंड सिस्टर जो है, वी आर, अगर काउंट करेंगे तो 12 है। तो ये 15 वो और अम्मा अब्बा को मिला के 17-18 का कबीला बनता था ये। माशाल्लाह माशाल्लाह। और फिर ये कि मैंने मैट्रिक तक वहीं पढ़ा। हाँ। आपका नंबर क्या आता था भाई बहनों में? मैं नंबर 1 था, अपने बहन भाइयों में मैं नंबर 1 था। माशाल्लाह। फिर 6 भाई 6 बहनें। वैसे एक बात बताऊं मैं आपको, हाँ। मेरे कजन है जो, मैं इत्तेफाक में भाई बहनों से जोड़ा हूँ। मेरे कजन है जो, वो भी अपने भाई बहनों से जोड़े, उनका एक जुमला भी कभी नहीं भूलता है, यार बड़ा बनने के लिए बहुत छोटा बनना पड़ता है। क्योंकि आदमी को सबका ख्याल करना पड़ता है, सबका एहसास करना पड़ता है। मुझसे भी सुन लें, आप सुनाइए। मैं अमेरिका में था तो वहाँ मेरी मुलाकात एक लोकल अमेरिकन से एक मौके पर हुई। हमारी गपशप हो रही थी तो वो मुझसे कहने लगा कि हाउ मेनी चिल्ड्रन हैव यू? तो मैंने कहा आई हैव 4 चिल्ड्रन। तो उसका मुंह खुल गया, ओह 4 चिल्ड्रन। तो मैंने उसको कहा डोंट आस्क हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आई हैव। तू तो फेंट हो जाएगा, तू तो फेंट हो जाएगा। बिल्कुल। तो वो आखिर तक पूछता रहा, मैंने कहा बताऊंगा बताऊंगा। सही बात है। ये तो बड़े होने के काफी तवक्कुआत भी घर वालों की होंगी आप? यकीनन यकीनन। और हमारी फैमिली वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी फैमिलीज में उनका शुमार होता था। थोड़ा सा पॉलिटिक्स, थोड़ा सा हिकमत, थोड़ा सा जो सोशल एक्टिविटीज हैं सब में, मतलब मिर्चें खिलाई हैं और साइड इफेक्ट दूर करने के लिए दवाइयां देनी शुरू कर दी, मिर्चों का 10-12 दवाइयों के साथ। जी बिल्कुल। फिर मैं मैट्रिक करके वहाँ आ गया, मीरपुर खास। अच्छा, वहाँ शाह अब्दुल लतीफ भिटाई कॉलेज, मशहूर कॉलेज, मैंने वहाँ से इंटर किया। और फिर मेरा दाखिला कराची यूनिवर्सिटी में हो गया। कराची यूनिवर्सिटी से मैंने ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में किया। और लेकिन मेरे पास जो सब्सिडरी सब्जेक्ट थे, माइनर सब्जेक्ट जो होते हैं, उनमें एक जर्नलिज्म भी था। तो वो जर्नलिज्म मुझे अच्छा लगता था। तो फिर मैंने फैसला किया कि अच्छा मैं ऑनर्स करने के बाद मास्टर्स इसमें करूँगा, मेजर इसको बना लूँगा। तो फिर मैंने मास्टर जर्नलिज्म में किया। और फिर मैंने एमफिल में मेरा एडमिशन लिया, एमफिल पे काफ़ी काम भी कर लिया। लेकिन बदकिस्मती के, लेकिन आपने पहले जो लिया पॉलिटिकल साइंस में, हाँ, तो दौर वो था कि हाँ, मैं समझता हूँ कि कुछ न कुछ ख्वाब रहे होंगे आपके, बस वो सियासत में आने के। नहीं, ये बात नहीं है। मेरा ख्याल है कि जब हम फर्स्ट ईयर एंटर करके आते हैं तो बहुत मैच्योर तो नहीं होते। हाँ, सही बात है ना। तो बड़ा काउंसलिंग होती भी नहीं है। हाँ, सुनने में अच्छा लगता था। इसी तरह मैं देखता था कि हमारे दो एजुकेशन थी नहीं है, कोई एजुकेशन कॉलेज में तो नहीं थी, यूनिवर्सिटी में तो बहरहाल थी। क्योंकि बहुत से लोग सब्जेक्ट का फैसला उसी वक्त करते थे कि किस डिपार्टमेंट में लड़कियां ज्यादा अच्छी। और लड़कियां तो हर डिपार्टमेंट में लड़कों से ज्यादा ही होती थी। तो इस तरह फिर मैं बता ही रहा था कि मैंने यूनिवर्सिटी में एक चीज देखी कि बास सब्जेक्ट जो हैं वो स्टेटस सिंबल बन जाते थे। हाँ, जो IR में पढ़ते थे, मैं बहुत से लड़के लड़कियों को जानता हूँ कि आप किस डिपार्टमेंट में, मैं तो इंटरनेशनल रिलेशंस में हूँ। तो वो पढ़ता था। तो बहरहाल मैंने फिर जर्नलिज्म में एडमिशन ले लिया। ये अब मास कम्युनिकेशन कहलाता है या मीडिया स्टडीज कहलाता है, उस वक्त जर्नलिज्म था। सलीम भाई, उस दौर में बात डिपार्टमेंट ऐसे होते थे जब के लोग नाम लेते में तरस आता था। किसी ने कहा मैं ज्योग्राफी में कर रहा हूँ, सोचता बेचारा सिवाय ज्योग्राफी पढ़ाने के जिंदगी में कुछ कर नहीं पाएगा। तो लेकिन ये तो चीज है कि आदमी के ऊपर है कि जिस जगह जाए वहीं बड़ा वो दिखा दे। अल्लाह का शुक्र है, मैंने जिसमें मास्टर्स किया फिर उसी फील्ड में रहा मैं। मेरी पहली जॉब ओरिएंट में एज अ कॉपीराइटर थी और मैंने वहाँ कुछ 4-6 महीने गुजारे होंगे कि मेरा पाकिस्तान टेलीविजन से बुलावा आ गया, मैं वहाँ चला गया। आप बहुत आगे जा रहे हैं। अभी तो मैं आपको कॉलेज से आप यूनिवर्सिटी में पहुंचे हैं, अभी से बहुत सारी बातें करनी है यूनिवर्सिटी की। ठीक है। यूनिवर्सिटी में आपने बड़ी भरपूर लाइफ गुजारी थी। अल्हम्दुलिल्लाह
तो पहले मैं चाहूंगा कि अपने कुछ असातिज़ा के बारे में और कुछ किताबों के जो शौक रहा था आपका बचपन में, जो फिर आंख मिचौली की सूरत में 1985 में आपने धमाका किया था ये, तो वो बताएं वो शौक कैसे आया? देखिए, स्कूल के ज़माने में भी पढ़ने का शौक तो था जी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। तालीम तरबियत पढ़ लेते थे, नौ निहाल खरीद के पढ़ लेते थे। हर शरीफ आदमी का बचपन यही 2 सालों में गुजरा होगा। ये बहुत किया था बच्चों की दुनिया। बिल्कुल। और फिर मेरे एक दोस्त ने कहा था कि पाकिस्तान के तारीख के अंदर हमेशा सिर्फ 4 बच्चों के रिसाले चले हैं और 5वां उसमें बंद करना पड़ा क्योंकि 4 की फेस बनाने के लिए। एग्जैक्टली। तो ये रिसाले पढ़ते थे, या फिर आपको याद होगा उस जमाने में अखबार में बच्चों का सफर जरूर होता। हाँ, तो वो 2-4 अखबारात के बच्चों के सफर पढ़ता था जी, बल्कि उसमें चीजें भेजता था, छपती थी। वो बच्चे थे तो अपनी तस्वीर छप गई तो खुश हो गए, कलमी दोस्ती में नाम आ गया तो खुश हो गए, लतीफा छप गया तो खुश हो गए, लतीफा छप गया तो खुश हो गए। ये सब हरकतें करते थे। लेकिन नौ निहाल में मेरी इब्तदाई कुछ तहरीरें छपी जिसमें नज़में थी, नात थी, कुछ छोटी सी कहानी सी थी। कुछ हकीम साहब से तरुरा आपको मिलता भी था। और वो नौ निहाल मुसव्वर में मेरी चीजें छपी, तो हम तो इतना खुश होते थे, सबको जा जाके दिखाते थे, देखें मेरी चीजें छपी हैं। सही बात है। तो ये, और दूसरी बात है, हमारे गाँव में एक लाइब्रेरी होती थी। अच्छा। हाँ, हमारे गांव में टाउन कमेटी कुंडली की लाइब्रेरी थी, तो वहां से भी मैं किताबें ले लिया करता था। और नावल कहानियां तो कम थी, लेकिन किसी शख्सियत पर 100 बड़े लोग, इस तरह की किताबें वो थी। फिर मुझे किताबों का शौक मेरा इतना बड़ा कि मैंने अपने घर से पैसे चोरी कर करके, और मैं क्योंकि हमारी खर्ची तो महदूद होती थी ना, शुरू में एक आना चोरी किया था तब आपको उसी के ज़माने से पड़ी थी। शुक्र है आप वज़ीर-ए-आज़म नहीं हुए कभी। हमारे गांव से एक बस चलती थी, मीरपुर खास जाती थी। जी। तो बस जहाँ खड़ी होती थी उसके साथ ही एक दुकान थी, दीन दुनिया बुक डिपो। दीन दुनिया बुक डिपो, क्या नाम था भाई? हाँ। तो मैं उनको कहता था, किताब का नाम लिख के देता था ड्राइवर को, और मैं कहता था ये किताब वहां से लेके आना। तो नसीम इजाज़ी से शौक शुरू हुआ। अच्छा। नसीम इजाज़ी के सब नावल पढ़ लिए, और ऐसे और बहुत सी किताबें मैंने पढ़ी। तो ये चस्का तो लग गया था वहां से। हाँ, पढ़ा करते थे। इश्तियाक अहमद भी पढ़ा होगा। इश्तियाक अहमद तो पढ़ा, और इश्तियाक अहमद हमारे ज़ाती दोस्त भी थे, आपको पता है, बहुत अच्छे दोस्तों में से थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। और मैं इश्तियाक अहमद का, बल्कि अगर नाम आया तो मैं उनकी बात शेयर करूंगा, क्या यकीनन, जो सुनने वालों के लिए बड़े मजे की होगी। आपको पता है ना, उनके नावल 900 से ज्यादा के लगभग हो गए थे, 1000 पूरे नहीं हुए थे लेकिन होने वाले थे। तो मैंने उनको कराची बुलाया, मैंने ये होटल ताजमहल होता था, यहाँ उनका एक प्रोग्राम किया। उनकी वो पूरी किताबों का एक मीनार बनाया। तस्वीरें खींच के मैं गिनीज बुक में भेजना चाहता था। लेकिन वो गिनीज बुक में नहीं जा सकी, क्योंकि वो कैमरे में रील का जमाना होता था। जब इश्तियाक अहमद वापस जंग चले गए तो उस फोटोग्राफर ने बताया मेरी रील जो है वो तिरेगी, कुछ गड़बड़ हो गई थी, तस्वीरें नहीं बन सकी। बस जो हालत, उसको गुस्सा आया होगा, आप अंदाजा कर सकते हैं। मैंने इश्तियाक अहमद से पूछा, यार तुमने इतने नावल कैसे लिख लिए? कब लिखते हो? तो इश्तियाक साहब ने मुझे बताया कि मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ और फजर से पहले मुझे 20 सफ़े लिखने होते हैं, वो मैं लिख लेता हूँ। तो मैंने कहा छुट्टी कब करते हो? कल छुट्टी नहीं करता। मैंने कहा इतवार को? कल इतवार को भी नहीं। यार कभी बंदे को काम ही पड़ जाता है। कल नहीं, काम छोड़ दूंगा, वो 20 सफ़े लिखना नहीं छोड़ूंगा। मैंने वो नहीं छोड़े, फजर से पहले। हाँ। और फिर मैंने उनसे कहा यार बंदा कभी बीमारी हो जाता है। कहेंगे मैंने बीमारी की हालत में भी 20 सफ़े पूरे किए, मैंने इसमें एक दिन मिस नहीं होने दिया। फिर खुद ही इश्तियाक साहब मुझसे कहेंगे, मियाँ इस्तकामत ही में करामत है। क्या बात है क्या बात, खूबसूरत बात की ना, बहुत खूबसूरत। हाँ। तो ये जो लोग दुनिया में बड़े काम करते हैं ना, ये मूडी नहीं होते सर। बिल्कुल, ये काम को शुरू कर देते हैं जी, और उसको उसके अंजाम तक पहुंचा के दम लेते हैं। एक तो मुझे वो वक्त बड़ा पसंद आया कि बड़ा अजीब सा वो वक्त है, कहते हैं किसी को फोन नहीं आता, कोई डिस्टर्ब नहीं करता, कुछ नहीं, और आप इस कदर इन्वॉल्व हो जाते हैं उस कामों के अंदर, यकसुई के साथ वो काम कर रहे होते हैं, आपको रिजल्ट भी अच्छा मिल रहा होता है। तो ये इश्तियाक भाई की बातें मुझे याद थी। ये तो मैंने भी अपने कई साथियों से कहा, मैंने कहा यार अगर आपको इम्तिहानों की तैयारी करनी है ना, दिन में ना करें, रात में ना करें, आप करें इसको फजर से पहले। बिल्कुल सही। क्यों? इसलिए कि एक तो अम्मी दही नहीं मंगाती इस वक्त, फोन नहीं आते किसी के, और दोस्त नहीं आते बाहर चले यार चल के चाय पीते हैं। तो बस बड़ा प्यारा है। लेकिन हमारे यहाँ हम मौजूद से हट जाएंगे कि बड़ी बदनसीबी की बात है कि हम कितना वक्त अपना ज़ाया करते हैं सुबह के औकात में सो के। कराची शहर में महल्ले की दुकानें अब 12-1 बजे खुलती हैं। ऐसा ही है सर, ये बड़ी नहूसत है। दिन अल्लाह ने काम के लिए बनाया, उसको आप आधा ज़ाया कर देते हैं। और देखिए उसकी वजह से सुबह का टाइम, ना आपको एसी की जरूरत है, ना किसी चीज की जरूरत है, उस वक्त कोई कारोबार नहीं है।
तो खैर ये आपने बड़ी अच्छी बात बताई इश्तियाक अहमद साहब की कि माशाल्लाह वो उनकी कामयाबी के राज में एक राज ये भी था कि इस्तकामत बहुत थी। 20 सफ़े रोज के लिखने हैं, मतलब आदमी का अगर जहन में गोल बहुत ही क्लियर हो फिर रुकावटें आती नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अगर रुकावटों के चक्कर में पड़ेगा। अगर आपको पता है इश्तियाक साहब लिखते अच्छा थे, बोलते अच्छा नहीं थे। ये होता है बाद लोगों में। उसमें एक लतीफा सुने ना, बड़ा मजे का। एक दफा यूनिसेफ ने हमें बुलाया इस्लामाबाद में, सही 4-5 लोगों का, अख्तर अब्बास भी थे, इस्लामाबाद से कुछ लोग थे, तो कहीं किसी और शहर से भी 5 लोग थे कुल। अब उन्होंने कोई वो यूथ के लिए कुछ करना चाह रहे थे तो कुछ आइडियाज मांगे। एक उन्होंने अपना आइडिया दिया, उनका सलीम साहब आप क्या कहते हैं, मैं अपनी राय दे दी। अख्तर अब्बास साहब आप क्या कहते हैं, उन्होंने भी राय दे दी। खोखर साहब आप क्या राय देते हैं, उन्होंने दे दी। जब इनका नंबर आया तो ये कहेंगे जी ठीक कह रहे हैं ये लोग, हमारे मैं ऐसे सवाल करता हूँ चलें इस हद तक तो हो गया। फिर उन्होंने दूसरी बार जो बात शुरू की वो भी जब इश्तियाक साहब तक पहुंची, कहेंगे ठीक नहीं लोग कह रहे हैं सही है। जब 3-4 दफा ऐसा हुआ तो यूनिसेफ वालों ने कहा इश्तियाक साहब किन्नू पढ़ के ले आए, हम इतनी दूर से बुलाया आपको, किन्नू पढ़ के जहाज का किराया, रहाइश, सब कुछ के लिए की कि आपसे हम कुछ सुनेंगे, तो आप कहते हैं बस हर बात में ये जो कह रहे हैं ठीक है। इश्तियाक साहब थोड़े चिढ़ गए, तो पता नहीं थी मैं बोल नहीं सकता मेरे को लिखवा लो जो ना लिखवाना। ये वैसे बात सही है कि मैं देखता हूँ कि जिंदगी में बाद लोग बहुत अच्छे उस्ताद होते हैं मगर वो अच्छे अदीब नहीं होते, और बाद अच्छे अदीब होते हैं मगर वो अच्छे ओरेटर नहीं होते। बिल्कुल ऐसा ही है। और जो अच्छे ओरेटर होते हैं वो अच्छे अदीब नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल शायरों की तरह के मजमे में तो रंग जमाते हैं, लेकिन खुदा न खास्ता के अगर उन्होंने अपना छपा दिया दीवान तो उनका बेड़ा कर ऐसा हो, क्योंकि वो लिखने के बाद पढ़ने में कोई चीज नहीं है। असल में ये जितने भी स्किल्स है ना सर, बोलने के लिखने के, सब ये कुछ अलग तरह की क्वालिटीज चाहते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो जहाँ आप ये क्वालिटीज रखते हैं वहाँ परफॉर्म कर, और होना भी यही चाहिए कि जो आप में क्वालिटी है आप उसके ऊपर फख्र करें। बिल्कुल। और हर स्किल को अडॉप्ट करने की कोशिश न करें। वो किसी ने कहा था ना कि बिल्ली जो है कभी तैर नहीं सकती है और मछली जो है कभी दर पे चढ़ नहीं सकती है। मैं कह रहा हूँ हर शख्स को जानना चाहिए, और खासतौर पर यूथ को कहूंगा जी कि अपने आप को पहचानो आपकी स्ट्रेंथ है कहाँ। हाँ वो एरिया आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो आप क्लिक कर गए। जी जी जी। तो मेरा ख्याल है गुफ्तगू तो बड़ी मजे की चल रही है, लेकिन थोड़ा सा वक्फा ले लें और फिर इंशाल्लाह अगले हिस्से में दूसरे हिस्से में चलते हैं। ठीक। जी अस्सलाम वालेकुम सलीम भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी, तो पहला हिस्सा तो बड़ा दिलचस्प रहा, अब हम आते हैं दूसरे हिस्से में। ठीक है। और वो आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मैं कहूँगा चुलबुलेपन का दौर था, यूनिवर्सिटी का दौर। बड़ी कहानियां सुनी आपसे भी और लोगों से भी आपके बारे में। चुलबुलापन तो ना गए, एक्टिव दौर था। असल में कराची यूनिवर्सिटी मैंने दिसंबर 74 में मेरा एडमिशन हुआ और 75 से हमारी क्लासेस शुरू हुई। ये हमारा एंट्री का साल है। और मैं बचपन से ही कुछ जरासीम तो लग गए थे स्कूल में, तकरीरों में हिस्सा लेना, और जिसके लिए आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी थी और मुख्तलिफ नगमों में और नातों में और जो भी एक्टिविटीज को करिकुलर या एक्स्ट्रा करिकुलर, तो उसमें मैं हिस्सा लेता था, तो वो चस्का तो था। और फिर जब मेरा एडमिशन हो गया कराची यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ भी मैं फिर मेरी वाबस्तगी जमीयत से हो गई। वो उस वक्त की डोमिनेटिंग पार्टी भी थी और मैं भी नजरियाती एफिलिएशन रखता था, तो मैं फिर उनकी एक्टिविटीज़ में एक कारकुन की हैसियत से हिस्सा लेता था। और फिर ज़ाहिर वो ज़माना था, अब तो स्टूडेंट यूनियन नहीं है और अब हमारे बहुत से तलबा को पता भी नहीं है कि स्टूडेंट यूनियन का रोल क्या होता था। लेकिन मैं समझता हूँ कि यूनिवर्सिटी की लाइफ से जब से ये माइनस हुई हैं चीज़ें, यूनिवर्सिटी पता नहीं बुझ गई हैं, जैसे ऐसे लगता है ना। मतलब मैं कहता हूँ एक बहुत बड़ी नर्सरी थी जो कि टैलेंट को लेके आती थी। भाई आपकी फ्यूचर लीडरशिप देती वही थी। वही सर, कितने हम नाम गिनवा सकते हैं ना। तो खैर एनीवे, फिर हमने वहाँ भी तकरीरों में हिस्सा ले रहे हैं, मुबाहिसों में हिस्सा ले रहे हैं, हम बैतबाजियों में हिस्सा ले रहे हैं। कोई एक्टिविटी ऐसी थी नहीं जिसमें हम हिस्सा ना लेते हैं। अब मैं नहीं, उसमें एक वक्त में कई लोग होते थे, कई दोस्त थे हमारे, ब्रदर खलील फारूकी थे, महमूद गजनवी थे और ऐसे कई लोग थे। और उसी में फिर पॉलिटिकल, इस हद तक पॉलिटिकल के जो इंटरनल इलेक्शन होते थे जिसमें हम बेसिकली पॉलिटिक्स सीखते थे, है ना, तो उसमें भी हम बहुत सरगर्म रहे। और 78 में मैंने सदारत का इलेक्शन लड़ा और कराची मैं 22 वोट से वो इलेक्शन हार गया था। लेकिन मेरा ख्याल अपनी जगह इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि इसमें आपकी लर्निंग होती है, आप सीखते हैं। किस सन में हारे थे आप? ये मैं आपको बात कर रहा हूँ 78 या 79 है। तो जमीयत तो उससे पहले भी शायद इलेक्शन हार चुकी थी। फैसल खान उससे पहले एक दफा इलेक्शन हारे थे और मेरा आधा पैनल आ गया था, आधा नहीं आ सका था। अच्छा। आरिफ आ गए थे, आलिया आ गई थी,
मैं और एक और हमारे साथी थे बाऊ सलीम, जिनका इंतकाल हो गया, वो नहीं है दुनिया में, वो जॉइंट सेक्रेटरी के उम्मीदवार थे, तो हम दोनों रह गए थे और 22 वोट से हारे थे। तो वो हमने कराची यूनिवर्सिटी का बहुत भरपूर दौर गुजारा जनाब। और सिर्फ यही नहीं थी, बल्कि जहाँ जहाँ मैनेजमेंट से कोई मुज़ाकरात हैं, और हमने कराची से बाहर जाकर पाकिस्तान एयरफोर्स, काकूल और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी पंजाब, लाहौर और पंजाब यूनिवर्सिटी और बहुत बड़ी बड़ी और मशहूर दरसगाहों में हमने जाकर कराची यूनिवर्सिटी की नुमाइंदगी की। अल्लाह का शुक्र है बेहतर ही की, अपनी यूनिवर्सिटी के लिए कुछ इज्जत कुछ नाम लेकर ही आए। तो ज़ाहिर है जब आप इतनी सारी एक्टिविटीज़ में होते हैं तो आपको पता नहीं चलता कि आपकी किन किन एरियाज पे ट्रेनिंग हो रही है। हमें पता उस वक्त चला तस्लीम भाई कि जब हम जॉब के लिए इंटरव्यू देने गए अपनी तालीम के बाद, तो बहुत ज़्यादा इंटरव्यू तो दिया ही नहीं, लेकिन 2-3-4 जगह जहाँ भी गए वहाँ सिलेक्शन हो गया। और जब हम इंटरव्यू देने गए तो ठीक 5 मिनट बाद ऐसा लगता था जैसे मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ सबका, यानी ये जो एतमाद आता था, एतमाद आता था, ठीक है, कोई शक नहीं इसमें। हाँ, तो और जबकि हम वही देखते थे कि मुझसे ज्यादा काबिलियत रखने वाली एक लड़की या लड़का वो बोल नहीं पा रहा, वो बाहर बैठे हुए तस्वीर यूं करके पढ़ रहे हैं, इतना खौफजदा हैं, और फिर बाहर निकल के कह रहे हैं अल्लाह की कसम मुझे याद था, और पता है बस उस वक्त मुझे याद नहीं आया। तो ये जो नर्वस हो जाना और भूल जाना आता है मगर नहीं कर पाए, तो मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ी बात है कि ये कॉन्फिडेंस आपको मिला। और ये कॉन्फिडेंस आपकी सक्सेस में जो 3-4 की एलिमेंट्स होते हैं उनमें से एक है जी, बिल्कुल है ना जी। तो इसका बहुत हमें फायदा मिला। और इसमें यह होता है कि आप मुख्तलिफ मसाइल में जब घिरते हैं, कोई चैलेंजेस आते हैं जिंदगी में, तो फिर ये अंदर का वो जो एक ट्रेन तालिब इल्म है जिसने ट्रेनिंग ली है वो निकल के आता है जी, और वो उसको टेक ओवर करता है और वो उसमें अपना रोल प्ले करता है, पॉजिटिव रोल प्ले करता है जी। तो ये मेरा ख्याल है कि, और बल्कि अब तो दुनिया में ये बात साबित हो चुकी है, दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जो आपको एक्स्ट्रा करिकुलर के बगैर आगे बढ़ने का मौका दे। तो कहते हैं आपने क्या किया है, कहीं सोशल वर्क किया है, कहीं गए हैं, कोई ये किया है, तो अब बच्चे निकलते हैं, अब बच्चे काम करते हैं, अब इसकी अहमियत का अंदाजा हो गया लोगों को। सिर्फ क्लास का लेक्चर सुन लेना और उसको नोट कर लेना काफी नहीं है। तो ये बहुत कुछ हमें यूनिवर्सिटी से मिला, इसमें कोई शक नहीं। वैसे बहुत माजरत के साथ शायद मेरे कुछ साथी इसमें मुझसे इख्तलाफ भी करें कि मरहूम जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मरहूम जनरल ज़ियाउल हक, एक तो ज़िया साहब भुट्टो साहब मरहूम काश तालीम को नेशनलाइज न करते, बिल्कुल किस नहीं, तालीम को नहीं और इंडस्ट्री को भी ना करते। इंडस्ट्री तो जब तालीम का बेड़ा गर्क होता है, का बेड़ा गर्क है ना। बिल्कुल मेरा ख्याल है कि शायद कोई 30-35 साल लगे उसके बाद, क्योंकि ज़माना वो था कि प्राइवेट स्कूल खोलना कानूनी तौर पे जुर्म कर दिया था कानून साजी के जरिए भुट्टो साहब मरहूम ने, और जिसके ऊपर बाकायदा कैद की सजा थी। फिर लोगों ने चोरी छुपे ट्रस्ट बना के करने का शुरू किया सारा ये। और ज़िया साहब ने जो बड़ा जुल्म किया, हालांकि मैं इनका बड़ा मुतक़िद हूँ, वो तलबा यूनियन के ऊपर पाबंदी लगा के हम आज तक भुगत रहे हैं। और इसका मुल्क के ऊपर इतना बुरा असर पड़ा है कि एक जमाना वो था, क्या जावेद हाशमी, क्या एहसन इकबाल, क्या मतलब नाम लेते हैं ये अब, ये बिल्कुल ऐसा ही है, वो इसी नर्सरियों से निकल के आते थे ऊपर कहते। अच्छा मैं अब आपको एक बात बताता हूँ, जब तलबा यूनियन पे पाबंदी लगी, हम लोगों ने ज़ाहिर की बहुत मुखालफत की, जिस फोरम पे इस सब्जेक्ट पे बात हुई हम गए, हमने अपना मौक़िफ़ रखा। हम कहते थे इस पर पाबंदी क्यों लगाई जा रही है, तो कहा जाता था कि तालिब इल्म में लड़ाई झगड़े उनकी जानों को नुकसान होता है। मैंने कहा अच्छा एक बात बता दो, जब यूनिवर्सिटी में लड़ाई झगड़े हो रहे थे तो क्या शहर में नहीं हो रहे थे? तो ये तो शहर का रिफ्लेक्शन है ना। बिल्कुल है ना, आप अपने शहर ठीक करके बता दें, दरसगांव में कभी कोई मसला नहीं होता, ठीक है, बल्कि बात निकलेगी थोड़ा दूर तक जाएगी। मेरा ख्याल है कि जो आपके जमाने की यूनिवर्सिटी थी, ये शहर में भी झगड़े होंगे, वहां भी झगड़े होंगे, लेकिन साथ में को एग्जिस्ट करने का भी था। नहीं, वो तो हमारे जो इब्तदाई दौर है वो तो बहुत अच्छा था। हाँ, बातें करें ना वो। हाँ, मजहबाद से लिखा है ना कि मैं और सलीम लड़ते भी थे, शाम खाना साथ भी करते, वो क्या चक्कर था। हाँ, मजहबाद मेरे क्लास फेलो थे, अब वो मारूफ जर्नलिस्ट हैं और रोजाना जियो पे वो तजिया दे रहे होते हैं अपने। तो वो उनका एक कॉलम छपा था जंग में, उसमें उन्होंने ये लिखा था, उन्होंने असल में फैज और जोश और सैयद अबुल आला मौदूदी इन पर्सनैलिटीज का मुआवजा किया था कि इनमें नजरियाती इख्तलाफ होने के बावजूद ये कितने अच्छे दोस्त थे। उसकी कुछ मिसालें भी थी दोस्ती की। और साथ फिर उन्होंने मेरा हवाला दिया कि सलीम मुगल में और हम में बहुत ज्यादा इख्तलाफ था, नजरियाती इख्तलाफ था। ज़ाहिर है हम वो बिल्कुल लिबरल्स और प्रोग्रेसिव और
उन नजरियात के हामी थे, सुर्ख सवेरा के हामी थे वो, और हम ग्रीन की बातें करते थे और जमीयत की बातें करते थे, तो बहुत तजाद था। तो मदर ने यही लिखा कि हमारे दरमियान इख्तलाफ था, हमारी बहसें भी होती थी, लेकिन चलते हुए कहते थे यार रात का खाना साथ खाएंगे, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास, चाय साथ पियेंगे। वो बर्दाश्त आजकल नजर नहीं आती है, नजर नहीं आती है। और अब तो इख्तलाफ का मतलब दुश्मनी है और नफरत है। एग्जैक्टली असल में ना हमने इख्तलाफ को दलील के साथ सुनना और उसका रद्दमल देना नहीं सीखा हमने। हमने बुरे लहजों के साथ उसका जवाब देना सीखा जी। तो जब चीजें मुनाज़रे की तरफ निकल गए, बिल्कुल, और जब बुरे लहजों के साथ चीजें डेवलप होंगी तो अल्टीमेटली दुश्मनियों में ही कन्वर्ट होंगी ना सर। क्या आपने दुश्मनी का सामना नहीं किया इंडस्ट्री लाइफ में? देखें, कहने को ही हमारे मुखालिफ हैं या हमारे दुश्मन हैं, वो एक बात अपनी जगह थी, लेकिन मैं आपको बताऊं इसमें आप ये ना समझिएगा कि मैं अपनी सताइश का रास्ता निकाल रहा हूँ, मेरे दोस्त भी गवाही देंगे, मेरे अपने मुखालिफिन के साथ बहुत अच्छे मरासिम थे। अच्छा, बहुत अच्छी दोस्तियां थी मुखालिफिन के साथ, दोस्तियां मुखालिफिन के साथ। ये मुनाफकत नहीं थी? नहीं, मुनाफकत क्या थी? मतलब वो आपका नजरियाती मुखालिफ है तो क्या मैं, अगर वो दोस्त है तो फिर आपके मुखालिफ क्यों थे? नहीं दोस्त अलग बात है, लेकिन मेरी और आपकी राय भी तो मुख्तलिफ हो सकती है। बिल्कुल सही बात। तो वो उनसे भी हो सकती थी। तो मैं कितनी मिसालें दे सकता हूँ। हमारे साथ शफकत चीमा एक होते थे पंजाबी एसोसिएशन के, वो तो बड़े मशहूर। हाँ, वो जमीयत के बहुत सख्त मुखालिफ थे और बुरा भला कहते और हर वक्त बुरा भला कह रहे होते थे, लेकिन वो किसी वक्त फर्ज करें कि बहुत गुस्से में कुछ कह भी रहे हैं, मुझ पे नजर पड़ जाती थी, वो बोलते नहीं थे आगे से। अच्छा, हाँ, नहीं बोलते थे, इख्तिलाफ के बावजूद इतनी रिस्पेक्ट करते थे बहुत ज्यादा। तो मैं अब ये देखें कि शफकत चीमा जमीयत का सख्त तरीन मुखालिफ जी, लेकिन जब उसकी डेथ होती है तो मैं उसकी कब्र पे रहीम यार खान जाता हूँ। तो मेरी कोई ऐसा नहीं है कि ये ताल्लुक सिर्फ वो दिखाने का था, वो मेरी रिस्पेक्ट करता था तो मैं भी इसको रीपे किया, ठीक है ना। इसी तरह एक दफा बड़ा मशहूर वाकया है, नाम नहीं लूंगा, एक ग्रुप ने हमारे एक साथी को अगवा कर लिया। अच्छा, गन पॉइंट पे 4-5 लोगों ने पिस्टल निकाली हुई थी, उनको लेके जा रहे थे और दूर लोग खड़े हुए देख रहे थे। तो मुझे पता चला, मैं भागा और मैं उनकी तरफ गया तो उन्होंने पहले गने मेरी तरफ भी सीधी की कि ना जाओ, मतलब खबरदार, जो एक कदम भी आगे बढ़ाया। तो मैंने कहा ऐसे मुस्कुराते हुए, बहुत पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, मैंने कहा रहने दो, मेरी बात सुनो, पहले रुक जाओ। मैं उनके करीब गया और मैंने उस ग्रुप लीडर से कहा, मैंने कहा छोड़ दो, हमारे दोस्त को छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? गुस्से में थे सारे। मैंने कहा मेरी खातिर छोड़ दो, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। उन्होंने छोड़ दिया। क्या बात? और ये सैकड़ों लोगों ने मंजर देखा। तो मैंने फिर ये जमीयत की इज्तिमात में बात रखी कि अगर मेरे साथ ये हो सकता है या मैं ऐसा कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो यार। अपने रवैये तब्दील करो और जिन्हें दुश्मन समझते हो उनसे दोस्तियां करो। और फिर दुश्मनी की भी तो कुछ हदूद क़यूद होती है, कदरें होती हैं। अब देखें असलाफ के अंदर क्या होता था, राजपूतों में इनमें जब जाते थे तो अपनी बीवी, बेटी, बहन उसको दुश्मन के घर रख के आते थे ये ताकि सबसे ज्यादा महफूज उनको मालूम था कि हमारी इज्जत हमारी दुश्मन के घर में ज्यादा। बात ये है सर, ये सोसाइटी की वैल्यूज हैं जी, हमें चाहिए इन वैल्यूज को तबाह ना करें, कम से कम जिक्र तो करते रहे। हाँ, करते अच्छी मिसालें आपने। शौकत चीमा की मिसाल बड़ी पसंद आई कि वो आपका इतना एहतराम करता था, बहुत ज्यादा आपसे उलझता नहीं था, कभी बहस नहीं करता था। इसका कोई तसव्वुर ही नहीं था, इसका तसव्वुर ही नहीं था। मैंने कहा ना ऊंची आवाज में बोल रहा हूँ तो मेरे सामने धीमी आवाज में बोल रहा था, चुप हो जाता था। अच्छा, है ना। तो इसका इंतकाल कैसे हुआ था? बस ये यूनिवर्सिटी में क्लैश हुआ था। अच्छा अच्छा अच्छा। और बताया गया कि वहीं किसी एक स्टूडेंट ने पर फायरिंग की, उनकी डेथ हो गई थी। हाँ, एक दौर था असलम पे शहादत हुई थी। तो भले हमें अच्छी चीज़ों को याद करना चाहिए, अच्छी वैल्यूज़ को, अच्छी कदरों को याद करना चाहिए। और तो स्टूडेंट यूनियन के दौर में मुझे याद पड़ता है और कुछ होता नहीं होता था, लेकिन साथ में एक हम-आहंगियाँ मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ में यकीन हो जाया करती थी, किसी भी फोरम पे सही। लेकिन ये कम से कम दोस्त अहबाब कोई नए बनते थे, कोई तकरीरों में आप जाते होंगे। नहीं, यूनियन का बहुत बड़ा रोल था सर जी। यूनियन आप देखें, सिर्फ तलबा यूनियन नहीं थी, उसके अंदर हमारी एक असेंबली भी हुआ करती थी, इसमें अपोजिशन लीडर ऑफ द हाउस हुआ, और वो अदालतें लगा करती थी, अदालतें लगा करती थी। और हफ्ता तलबा जो हमारा होता था उसका तो आप कुछ ना पूछें। यानी आप बिलीव करें, हम चूंकि ज्यादातर स्टेज पे रहते थे, प्रोग्राम्स में आते थे, तो हम देखते थे कि काले सर की ना बालों की एक सड़क है, दूर तक चली गई।
यानी तालिब इल्म बैठे हुए हैं, हाँ। तो दूर से वो एक सड़क का मंजर पेश करती थी। अच्छा, अचानक अजान हो जाती थी, अजान होती थी तो वो लड़कियों वाली साइड पर जो एकदम से दुपट्टे सर पे आते थे, वो मंजर मैं कभी नहीं भूलता कि वो जो काली सड़क थी अचानक मल्टी कलर हो गई, अजान खत्म हुई वो फिर काली हो गई। तो वो, और मुझे ये भी पता है कि कितने सैकड़ों तलबा कॉलेजेस से और जिनके अभी दाखिले भी नहीं हुए यूनिवर्सिटी में, वो सिर्फ हफ्ता तलबा में इंस्पिरेशन सीख कर आते थे, वो आते थे कि वो हमारे प्रोग्राम देखें, तकरीरें सुने, मोबाइल से सुने, सीखें। और अच्छा, उस जमाने में ये जो मोबाइल है ये इजाद नहीं हुआ था, बीमारी नहीं, ये वायरस नहीं आया था वायरस, तो इसलिए भी लोगों के लिए वो अच्छी एंटरटेनमेंट थी। तो अब तो मेरा ख्याल है कि मोबाइल ने हम सबसे छीन लिया है। कुछ ऐसा लगता है कभी कभी। क्या कराची यूनिवर्सिटी हॉस्टल में रहे? मैं कराची यूनिवर्सिटी हॉस्टल में रहा, तो गोया यूनिवर्सिटी मेरा घर भी थी। और मैं बड़ी दोस्तियां भी बनाई होंगी। हाँ, जाहिर है। अच्छा, कुछ वो मिजाज का भी मामला था। मुझे ऐसा लगता है मैं जिसके साथ थोड़ी देर रहूं मेरी दोस्ती हो जाती है। तो जाहिर है वो सबसे दोस्तियां थी और आज तक हैं। और बल्कि मैं आपको बताऊं, आपको सुन के हैरत होगी कि मैं जब अपने बेटे की ग्रेजुएशन सेरेमनी में, उनकी कॉन्वोकेशन में मैं अमेरिका गया, तो हमारे एक दोस्त ने कुछ अखबारों में खबरें लगवा दी कि मेरी तस्वीर भी लगा दी कि सलीम मुग़ल अपने बेटे के साथ आए हैं। अच्छा, वो खबर दायरे अखबार कम्युनिटी में, लोकल अखबार कम्युनिटी, पाकिस्तानी कम्युनिटी में पढ़ा जाता होगा, तो वो खबर फैल गई। तो मैं कोई वहाँ 12-13 स्टेट्स में गया हूँ, और मैं जहाँ गया हूँ वहाँ कराची यूनिवर्सिटी के मुझे इतने दोस्त मिले, कहीं दावतें, कहीं घर पे प्रोग्राम, कहीं कुछ। तो इसका मतलब ये, मैं इकना कॉन्फ्रेंस में गया बाल्टीमोर, तो वहाँ मैंने एक फरमाइश कर दी कि जी मुझे कराची यूनिवर्सिटी के अगर कुछ दोस्त हैं उनसे मिलना है। तो वो उन्होंने वहाँ अनाउंस करवाया, तो कहा गया कि वो रूम नंबर फलां में आ जाएं। तो वहाँ इतने लोग कराची यूनिवर्सिटी के जमा हो गए। तो ये यूनिवर्सिटी के जो 5-6 साल हमने गुजारे, दोस्तियां जो होती हैं, वो जो दोस्तियां हैं वो पूरी दुनिया में अब स्प्रेड कर चुकी हैं। मतलब एलुमनाई आपकी पूरी है, पूरी जहाँ भी जाएंगे दास्तान छोड़ाए। हाँ, और अभी बल्कि मैं बताऊं तस्लीम भाई, ऐसी मजाक में कह रहा हूँ लेकिन ये बात ठीक है। अब तारिक रोड पे गुजरते हुए एक पुप्पो टाइप खातून अपनी बच्चियों को यूं करके मेरी तरफ इशारा कर रही है, तो मुझे समझने में 1 मिनट भी लगता है कि साथ पढ़ती थी हमारे। अब इनके बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, तो बता रही हैं ये साहब हमारे साथ पढ़ते थे। वो किस दिल से कहती होंगी तुम्हारे मामू है। लेकिन जितनी भी हम माजी की यादें कुरेदते हैं ना, तो उनमें सबसे ज्यादा यादें यूनिवर्सिटी से निकल के आती। सही बात। हाँ, बहुत अच्छा दौर था। अच्छा दौर था, और वो उम्र ऐसी थी ना कि हर चीज जो है वो आपका इमोशनल अटैचमेंट उससे बहुत हो जाता था। सलीम भाई, यूनिवर्सिटी में आपकी बड़ी दोस्तियां रही हैं, हॉस्टल में आप रहे, कोई ऐसा वाकया आपको याद आता है जो हमेशा, जो जब भी याद आए आपके चेहरे में मुस्कुराहट आ जाए? नहीं, वाकया तो बहुत से हैं, लेकिन एक वाकया मैं बगैर नाम लिया सुनाऊंगा। एक साहब रात को 12 बजे मेरे कमरे में आए। रात को 12 बजे? नीयत तो ठीक थी। अच्छा, नहीं, हॉस्टल में तो रातें देर तक जागती थी ना, आपको पता है। तो अब थोड़ी देर तक तो आप चलो ठीक है, बैठ गए, चाय पी ली, अब चले जाएं। बैठे हुए हैं 12:30 हो गए, पौने 1। तो अब मुझे ये परेशानी कि यार अगर मैं देर से सोऊंगा तो सुबह मेरी पहली क्लास नहीं निकल जाएगी। तो मैंने कहा मैं क्या करूं? तो मैंने उन साहब से कहा अबे यार रात का 1 बज गया था ना। तो उसने कहा कि यार कराची में तो पता ही नहीं चलता कब क्या टाइम हो जाता है ना, ऐसे तेजी से वक्त गुजरता है। अच्छा, वो सुनने के बावजूद सुनी कर दी। हाँ, थोड़ी देर बाद फिर मैंने उससे कहा यार थक इतना बुरी तरह गया हूँ। कहता यार तुम सारा दिन तो चलते हो, अब थकोगे नहीं तो और क्या होगा? अच्छा, और क्या होगा? फिर बैठे रहे। अच्छा, तो फिर मेरी आंखें बंद होने लगी। तो मैंने कहा यार अगर बुरा ना हो ना, मैं लेट जाऊँ, टाइम इतना हो रहा, सुबह क्लास निकल जाती है, ये वो। हाँ लेट हो यार, कोई ऐसा बात नहीं। लेट भी गया। हाँ, वो बैठे वो जा ही नहीं रहे। तो मुझे एक शरारत सूझी। मैंने उनसे कहा कि यार एक साहब मेरे कमरे में आए रात को, कल 12 बजे। अच्छा। पहले तो सोचो 12 बजे किसी के यहाँ जाने का वक्त नहीं होता यार। अच्छा, अब मैं उन्हीं को सुना रहा हूँ। हाँ ठीक बात है। अच्छा, फिर मैंने कहा यार उसने, फिर ये हुआ कि मैंने उसको यूं इशारे दिए और इतना टाइम हो गया। उसने कहा यार कराची में वक्त कहाँ पता चलता है। फिर मैंने उसको कहा मैं थक गया। अच्छा, वो सारी बातें मैंने रिपीट कर दिया। तो उसने ऐसे करके हाथ मारा अपनी पेशानी में। कहता कैसा पागल था, इतना सा बात नहीं समझाया। कैसा पागल का बच्चा था। अच्छा,
अब हुआ ये कि ये वाकया मैंने कहीं पाकिस्तान टेलीविजन के प्रोड्यूसर थे चहचिटो के, डॉक्टर मंजूर कुरैशी था। मंजूर कुरैशी जी, सिंधी, वो जी सिंधी 50-50 होता है। जी बिल्कुल। तो मैं उनके साथ मेरी भी वो क्या कहना चाहिए, याद अल्लाह नहीं थी मेरी, ऑफिशियल उनके साथ ड्यूटी लग गई कि मैं इनको असिस्ट करूंगा। मैं असिस्टेंट प्रोड्यूसर था। तो ये वाकया मैंने उनको सुनाया, उनको बड़ा मजा आया। तो उन्होंने लतीफ मुन्ना और सहर, 2 अदाकार थे, वो उनको वो ये वाला रोल दिया और ये ऑन एयर गया। कुछ दोस्तों को मैंने बताया, उन्होंने देखा, फिर ये खबर फैल गई। अच्छा, फिर दोस्तों ने कहा यार हमने नहीं देखा था, फिर हमने उसको रिपीट भी किया टीवी पे। लेकिन ये बात आस्ता आस्ता हमारे उस दोस्त तक पहुंच गई, उसको पता लग गया, वो बहुत सख्त नाराज हुए। अच्छा, तो बात करना भी छोड़ दिया। अच्छा, माफी तलाफी बड़ी मुश्किल से बहुत से वाकयात हैं याद आते हैं। कमाल है, आपने उनका रसवाई कर दिया। लेकिन अच्छा दौर था। हाँ बिल्कुल, कोई शक नहीं। मेरा ख्याल है इसको अभी सिलसिले में यहीं पे रोके, बाकी हम लेते हैं तीसरे गुफ्तगू में, तीसरे गुफ्तगू। तो दूसरा हिस्सा आपका खत्म हुआ और अभी सलीम भाई से बड़ी प्यारी प्यारी बातें जारी हैं, तो तीसरे हिस्से का इंतजार कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम सलीम भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तो जनाब 2 हिस्से खत्म हुए, आज तीसरा हिस्सा हम शुरू करते हैं। ये तो बड़े मजे की बातें रही कॉलेज लाइफ की। अब थोड़ा सा है ना अमली जिंदगी में जी कि बड़े बड़े ख्वाब देखे होंगे कि कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में हम ये कर देंगे, पाँव मारेंगे तो जमीन से पानी निकल आएगा। क्या जिंदगी इतनी आसान मिली आपको अमली जिंदगी में आने के बाद? बात यह है कि जिंदगी बहरहाल है तो जद्दोजहद ही का नाम ना जी। तो वो पाँव मार के पानी तो नहीं लेकिन पता था कि नेगेटिव पॉजिटिव हैं, लेकिन आप मेहनत करते हैं तो अल्लाह ताला आपकी राहें खोलता है, आपको आगे बढ़ाता है। वही हमारे साथ भी हुआ। मैंने जब यूनिवर्सिटी से मैं एमफिल कर रहा था, उस वक्त मैंने फिर ओरिएंट एडवर्टाइजिंग एजेंसी ज्वाइन कर ली थी एज ए कॉपी राइटर। मैंने बताया भी था पहले। अभी मैं 6-8 महीने गुजरे होंगे, पीटीवी से लेटर आ गया, मैंने पाकिस्तान टेलीविजन ज्वाइन कर लिया। उस वक्त अकलौता पीटीवी होता था, कोई और चैनल तो था नहीं। और उसमें भी मैंने बच्चों के प्रोग्रामों से मेरी वाबस्तगी ज़्यादा रही। सारे दोस्त हमारे संग चले, सोहेल राना वगैरह प्रोग्राम थे वो ज़्यादा किए। सीनियर प्रोड्यूसर्स को असिस्ट किया, शोएब मंसूर के साथ सिल्वर जुबली किया। शोएब मंसूर के साथ? हाँ, अच्छा, शोएब मंसूर के साथ मैंने काम किया। तो अपनी जात में इदारा थे। बिल्कुल, बहुत बड़ा, बहुत बड़े विजनरी थे वो। हाँ, उसमें कोई शक नहीं। बहुत अच्छा विजुअलाइजर, बहुत अच्छा डायरेक्टर। और हमने साथ किया शहजाद खलील साहब के साथ एक प्रोग्राम मैंने किया, मोहसन अली साहब के साथ थोड़ा सा इन्वॉल्व रहा। तो इस तरह मतलब मैं काफ़ी मारूफ प्रोग्रामों में मेरा साथ रहा और वहाँ लर्निंग हुई, हमने प्रोडक्शन सीखी। और शायद ये उसी की वजह से ऐसा हुआ कि जब मैंने पीटीवी से रिज़ाइन किया जी और मैंने यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया एज अ लेक्चरर, तो यूनिवर्सिटी उस ज़माने में हमारी होती थी शाम 5 बजे के बाद। तो दिन में मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई यूनिसेफ के साथ काम करने की। अच्छा, ये माँ और बच्चों का इदारा है। जो एक बच्चों का प्रोजेक्ट था उनका, अलिफ उजाला के नाम से। जी। तो मैं उसमें प्रोजेक्ट लीडर भी हुआ और एडिटर भी हुआ उस मैगजीन का। उस वक्त तक छोटे बच्चों के कोई मैगजीन पाकिस्तान में आते नहीं थे। अब तो फिर भी शायद 1-2 नजर आते हैं, उस वक्त बिल्कुल नहीं थे। तो ये हमने कराची सबर्ब के लिए शुरू किया और वो मैगजीन पसंद किया गया, काफी हिट हुआ। अच्छा, मुझे याद पड़ता है उसमें बड़े बच्चों के एक कार्टून के हवाले से भी काफी कहानियां होती, तस्वीरी कहानियां। जी बिल्कुल, उसमें इलस्ट्रेशंस और जिसके अंदर काफी सफाई के बारे में, नहीं वो ऐसा होता था कि हर शुमारा हमारा एक खास कॉन्सेप्ट पे होता था। सही। तो एक का कॉन्सेप्ट, पहला जो शुमारा था उसका कॉन्सेप्ट था पानी। दूसरा जो हमारा था वो था जानवर और परिंदे। सही। और तीसरा जो हमारा था वो था निबातात, दरख्त, पौधे, फूल, पत्तियां, ये सब। और इसी तरह हमारा था बेसिक हेल्थ। तो हर दफा मौजू चेंज होता था जी। तो वो अच्छा रहा और उससे फिर हमारी से ताल्लुक भी बन गया। तो मैं फिर एज अ मीडिया कंसल्टेंट मैंने उनके साथ काफ़ी काम किए। और हमारे चीफ होते थे सिंध के एमजेड करीम, जो बांग्लादेश से आए थे। जितना वक्त हो रहा है मैं उनके साथ काम करता रहा। मैंने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री फिल्में की यूनिसेफ के लिए, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन की। एक चाइल्ड राइट्स पे एक कॉन्फ्रेंस थी इंडिया में और उसके लिए एक नॉन फॉर्मल प्राइमरी एजुकेशन का प्रोजेक्ट था ठट्ठा में, वो मैंने डॉक्यूमेंट किया। वो वहाँ गया, वो उसको बेनज़ीर ने बहुत पसंद किया। और जो लोग पाकिस्तान से वहाँ गए, इवन यूनिसेफ के जो चीफ थे उस वक्त, उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में उसकी तारीफ की। उससे बड़ी मेरे लिए इज्जत, हौसला भी मिला, इज्जत भी हुई। हकीम सईद साहब ने मुझसे मिलना चाहा
अच्छा, हाँ कि क्या करके आए हो मियाँ आके बताओ, तो इस तरह वो बहुत नहीं ये बड़ी बात नहीं है कि जिनसे मिलने के लिए लोग तड़पते हैं वो आपसे मिलने की ख्वाहिश जाहिर करें। हाँ मतलब उन तक बात पहुंची होगी कि इस तरह से, तो वो बड़े आदमी थे, वो बड़े आदमी थे। और फिर बाद में मैंने उनके इदारे को भी ज्वाइन किया, मैं हमदर्द नौनिहाल का एडिटर रहा, हमदर्द सेहत का एडिटर रहा। इसीलिए मैं देखता हूँ कि आपके मिजाज में वो कुंडली की मिर्ची जिसका मैंने जिक्र किया था वो तो नहीं है, अलबत्ता रूह अफ़ज़ा और नौरस की मिठास जरूर है। क्या आपने रूह अफ़ज़ा से भी आपने फायदा उठाया और नौरस से भी फायदा उठाया? ठीक कह रहा हूँ मैं? बाद में मुझे ऑफर मिली थी और मैंने, और किसी वजह से नहीं, लेकिन मेरा जी चाहा कि जो इदारा हकीम सईद साहब का इदारा है और ये जिंदगी भर के लिए हो जाएगा कि मेरी उससे वाबस्तगी रही है, मैंने काम किए, तो मुझे ये बात अच्छी लगती थी, मैंने उनको ज्वाइन कर लिया। और बस मैंने मेरा ख्याल 2 साल शायद पूरे नहीं हुए तो उससे पहले इसको छोड़ दिया बावजूद। लेकिन ये है कि वो जो मेरी ख्वाहिश थी ना वो उन प्रोजेक्ट्स पे और मैं आ जाऊं, और वो अल्लाह का शुक्र। और जाहिर है कि वो उसमें लर्निंग भी नए डायमेंशन से आपकी हुई होगी। बिल्कुल, कि मकसदियत को जहन में रख के अदब को कैसे तख्लीक करना है, क्या करना है, कैसे कम्युनिकेट करना है लोगों की दिलादारी किए बगैर। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो मेरे प्रोफाइल में एक अच्छा इजाफा था। फिर आपको पता होगा कि मैंने आँख मिचौली मैगजीन शुरू किया। हाँ वो तो एक पूरी दास्तान है ना। हाँ। वो मैगजीन बेसिकली मैं भी इसका बहुत बड़ा पंखा हूँ। अच्छा। वो हुआ ये कि हमारे एक बड़े मोहतरम दोस्त जफर महमूद शेख साहब, जी 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 जी, उस वक्त ये अहमद फूड के वो डायरेक्टर थे, बाद में इदारा 2 हिस्सों में बढ़ गया था। तो आजकल ये नौरस बनाने वाला जो संडे पे इदारा है, जी जी ये उसके सरबराह हैं। तो इन्होंने मुझे बुलाया और हमने बड़ी बच्चों के छोटे छोटे कामों से आगाज़ किया, बच्चों की नोटबुक्स बनाई बड़ी। और फिर ये हुआ कि एक मैगजीन शुरू किया जाए, तो फिर ये आँख मिचौली शुरू किया। इसका नाम भी मैंने सजेस्ट किया था, तो सबको अच्छा लगा। और हमारी कुछ यूनिक बातें थी जिसकी वजह से बहुत मकबूल हुआ। एक तो ये कि इसका जो ख़ास नंबर होता था वो सिर्फ ज़ख़ीम नंबर नहीं होता था, बल्कि इसका एक मौजू होता था। जी 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 जी, है ना। हैरतनाक नंबर, खौफनाक नंबर, एडिशन आते थे उसके। जी हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं सबके लिए तो नहीं कह सकता, लेकिन खौफनाक नंबर जब आया छपके तो मेरे ख्याल 5-6 दिन में डिमांड आ गई उसकी एजेंट की तरफ से कि आप इसका दूसरा एडिशन छापें, बहुत डिमांड है। मैंने दूसरा छापा, तीसरा छापें। अच्छा, जब तीसरा जब इब्न सफ़ी के नावल लगे तो जब तीसरा छापने लगे तो वो फिर महीना एंड होने पे तो हमने कहा अगर हमने अब छापा तो फिर ये हमारा आने वाला पर्चा मुतासर हो जाएगा, तो फिर हमने नहीं छापा। लेकिन उसकी बहुत डिमांड है। इवन बाद में महीनों गुजर जाने के बावजूद भी बच्चे, फैमिलियाँ दफ्तर आ जाती थी, हमें वो खौफनाक नंबर चाहिए। और ये नहीं है खौफनाक से कोई सनसनीखेज़ी है, वो उसमें बड़े मारूफ लोगों के आर्टिकल थे, खौफ के मौजूद पे बहुत उम्दा मालूमाती मज़ामीन थे। डॉक्टर जमील जालवी की तहरीर थी, ऐसे बहुत से लोगों की तहरीरें थी। अच्छा सलीम भाई, अगर मैं गलती पर नहीं हूँ तो आपने जो आँख मिचौली में ये रवायत कायम की थी वो ये थी कि गल्ब अच्छे लिखने वालों को मुआवजा भी मिलना चाहिए। जी बिल्कुल, ये आप ने कह दिया, वरना मैं ये बात कहता। हाँ, उस जमाने में हमने ये डिस्कस किया, मेरी तो चीज थी कि पैसे दिए जाएं, तो उस पर एक अपोजिशन भी थी हमारे अंदर कि क्या जरूरत है जंग और डाउन ऐसे बड़े बड़े, इतने अखबारात भी नहीं देते लोगों को पैसे, तो हम क्यों दें। हमने तो उनको इज्जत दे दी है। तो मेरा मौक़िफ़ ये होता था कि देखें, जो हम पेपर खरीदते हैं उसके पैसे देते हैं, जो पेपर उठा के प्रेस पहुंचाता है उसको देते हैं, जो छापता है उसको देते हैं, जो फिर उठा के बाइंडर के पास पहुंचाता है उसको पैसे देते हैं, जो उसको फोल्ड कर रहा है उसको देते हैं, जिसमें तख्लीक की है वो तहरीरें जिनको हम छाप रहे हैं, जिसका सॉफ्टवेयर है, हाँ जिसका सॉफ्टवेयर, उसको हम नहीं दे रहे हैं। तो बहरहाल वो तजवीज़ हमारी मानी गई। और मुझे अब लगता है कि उस ये बात आपको बता रहा हूँ 86, 87, 88 की, 89, 90 की, कि उस वक्त अगर किसी को 500 से लेकर 2000 रुपए तक मिलते थे, अच्छे पैसे समझे जाते थे। सही बात है ना। और अमजद साहब की मुझे याद है पहली नज़्म हमने छापी थी, उनको 5000 का चेक भेजा था। अच्छा, वो तो हैरान हो गए। नहीं, वो एक्सपेक्ट भी करते थे कि वो टीवी के राइटर थे, उनका बड़ा नाम था, लेकिन 5000 उनको भी ठीक लगते थे, मतलब। तो ये हमने रिवायत डाली और जिसके नतीजे में ये हुआ कि अच्छा लिखने वाले मुतवज्जो हुए। हाँ, ये मेरे ख्याल फायदा हुआ होगा ना। हाँ, या तो आपकी डाक की वो भर्ती कचरा चीजों से, और या लोग टालने की खातिर अपने कोई चीज पकड़ाते। नहीं, हमने कहा पेमेंट तो जाएगी जनाब, ये तो सूरी फैसला है। और अल्लाह का शुक्र है सब ने फिर उससे एग्री किया और हमने आखिर वक्त तक हम पेमेंट करते थे। और ये एक हमने अच्छी रिवायत कायम की, मेरा ख्याल है। और हमारे यहाँ जो लिखने वालों का इस्तेहसाल होता है ये अच्छा नहीं है, तो उसकी मुखालफत करता हूं। इसमें कोई शक नहीं है यार, वो तख्लीककार है। एक चीज कहीं एग्जिस्ट नहीं करती थी, उसकी एफर्ट से वो वजूद में आई। क्रिएटिविटी इसके हम रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे। क्या तेरा नाम छाप दिया भाई, बहुत हाँ बहुत है।
तो नहीं, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो आंख मचोली हमारा बहुत अच्छा तजर्बा रहा। आंख मचोली की सर्कुलेशन इतनी बड़ी कि मुझे याद है, मुझे इस मामले आई एम सॉरी, मुझे याद आया भी एक साहब गिला कर रहे थे, बहुत अच्छे मदानिगार हैं, कि भाई जंग ने मेरा पूरा मजमून लेके पूरे पेज छाप दिया, मुझे उसने इत्तला तक नहीं भेजी। बहुत अरसे बाद किसी ने बताया कि आपका जंग का मजमून आपको मजमून जो आता फुल पेज का। तो बड़े अखबारात में इस मामले बड़े उनकी मुट्ठी तंग रही है। बड़े हों या छोटे हों, अखलाकियात या जिसको वैल्यूज कहते हैं वो साथ चलनी चाहिए। हाँ, है ना, ये वैल्यूज का हिस्सा है कि कोई मेहनत कर रहा है आपके लिए, दिख रहा है। और हमने ये नोट किया जब हमने पैसे देना शुरू किए तो बहुत अच्छी अच्छी तहरीरें आने लगी। सही बात है, दिल तोड़ रहा था ये, बिल्कुल। हाँ। अखलाक अहमद का हक स्क्वाड बहुत मकबूल हुआ। अजीम सरवर का रूमी भेस बदलता है बहुत मकबूल हुआ। अच्छा, है ना जी। मुबशर जैदी जो वॉइस ऑफ अमेरिका में कहीं और भी काम कर रहे हैं, वो भी वाबस्ता रहे थे आपसे। वाबस्ता रहे। और बहुत अहमद हातिफ सिद्दीकी, कितना बड़ा नाम, सीमा सिद्दीकी, कितना बड़ा नाम। हाँ। ये बहुत हमें अच्छे लिखने वाले हैं। मैं कहूँगा बहुत अच्छे लिखने वालों के लिए बड़ा अच्छा मौका मिला कि उनके निखार सामने आया, अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, उनको पढ़ने वालों तक पहुंचे वो। जी, एक रिकॉग्निशन को मिली। बिल्कुल। तो ये तो है। और भी कई नाम होंगे जो इसमें आए होंगे आपके पास यकीनन। हाँ हाँ, बहुत से नाम। हाँ। तो अब वो बल्कि आपके छोटे भाई सलीम फारूकी साहब, उनकी वो पहली कहानी छपी थी जिन दादा आप, शायद ऐसी थी। तो बच्चों में अच्छी पसंद की गई थी। फिर हमने उनसे कहा लिखते रहे भाई। तो ऐसे बहुत सारे राइटर्स जिनकी हो सकता है मैं एकदम अपना नाम। एक बात पूछूं आपसे, आंख मचोली इतना अच्छा जा रहा था, तो ये आंख मचोली खेलते खेलते छुप कहाँ गया ये? हुआ ये कि जो इसके स्पॉन्सर थे ना, उनके दरमियान कुछ जो वो बिजनेस में आपस में, फैमिली बिजनेस में कुछ ऐसी चीजें पैदा हुई कि उनकी अटेंशन पूरी उधर डाइवर्ट हो गई। और उन्होंने कहा मुमकिन नहीं रहा कि हम टाइम दे सकें इस मैगजीन को या इसके लिए कुछ कर सकें। तो हालांकि मैंने एक ऑफर दी थी कि आप ये पर्चा मुझे दे दें, मैं उसको निकालता रहूँगा। लेकिन मैंने बेहतर सोचा होगा सब, मालिकान जी, एक बड़ा नुकसान हुआ उसके बनने। हाँ। तो बाद में कुछ और लोगों ने भी पंजाब से इधर उधर से आंख मचोली के नाम से मैगजीन शुरू किए, मगर तो याद पड़ता है एक दफा बीच में कोशिश हुई थी दोबारा आंख मचोली को स्टार्ट करने। लेकिन देखिए सिर्फ नाम से कामयाबी तो नहीं मिलती ना। सही बात है। हम बच्चों को गिफ्ट देते थे हर माह, एक छोटा सा गिफ्ट साथ जरूर होता था, कुछ ना कुछ, ऑटोग्राफ बुक है, कोई गेम है, कुछ भी है, और अच्छी तहरीरें उनको पढ़ने को मिलती थी। हमने जो क्विज के सिलसिले शुरू किए जिसमें बिरादर अकील अब्बास जाफरी, जी है, जी बहुत अच्छे सिलसिले, मेरे भी सिलसिले थे उसमें काफी सारे। तो वो इतने यूनिक थे कि किसी ने उससे पहले नहीं देखे थे। अकील अब्बास जाफरी था तो क्विज में तो पार्टी है। साथ साथ, हाँ बिल्कुल, साथ साथ फिर हमने किताबें भी छापना शुरू की। रहनुमा हमने पुरानी कहानियां छापी, हमने सैयद नजर जैदी की सबसे बड़ा इंसान सीरत की किताब छापी, और इस तरह के कुछ सिलसिले भी हमने साथ साथ शुरू कर दिए थे। तो अल्लाह का शुक्र है। और फिर हमने यही नहीं, मैंने तो आंख मचोली रेडियो मैगजीन भी मैं लेके आया। सही, उस जमाने में याद है 3 घंटे के वो VHS कैसेट आते थे। तो वो शादियों में फिल्म बना करती थी। हाँ बिल्कुल। तो वो बड़ी अच्छी वीडियो कैसेट बनी थी। मैंने उसमें एक नगमा लिखा जिसको अरशद महमूद ने गाया, वो बच्चों के साथ। हाँ, बल्कि 2 नगमे मेरे उसमें थे, और भी कई चीज़ें थी। हमारे दोस्त अजहर नियाज इस्लामाबाद में, हम दोनों ने मिलकर उसको एडिट भी किया इस्लामाबाद में, और वो सिलसिला चला। लेकिन वो हम उसको फिर कंटिन्यू नहीं कर सके। अब तो वो रिकॉर्ड की कॉपी भी नहीं मिल रही है, हम ढूंढ रहे हैं। तो आंख मचोली, एक तो आपने कहा ना कि वो पंजाब में जिस जगह छपती है उससे किसी ने छापना शुरू कर दिया, एक अलग चीज़ है। लेकिन जब आंख मचोली जिसको आपने छोड़ा था, बंद हुआ, उसके बाद दोबारा एक दफा एफर्ट की इसको रिवाइव करने के यहाँ से सरकारी तौर पे? हाँ, कुछ हुआ था कि कुछ किया जाए, कुछ इसको, लेकिन मैटराइज नहीं हो सकी वो। नहीं, हाँ, हो नहीं सकी कुछ। उसको इस तरह तो कर लिया कि असल मेरा ख्याल एक वजह और भी है जी। एक मार्केटिंग का असूल है कि कोई चीज आप एक दफा मार्केट करके पिट जाए तो दोबारा फिर उसको रीमार्केट, चाहे फिटनेस में वो भी है कि आपने खुद ही कारखाना बंद कर दिया, अब दोबारा आप नए से टूट जाता है, बहुत सारा टूट जाता है, सारी बहुत सारी चीजें। थोड़ा सा ये भी होगा जी, थोड़ा सा ये भी होगा। लेकिन मैं एक बात जानता हूँ साहब, आंख मचोली की बात नहीं है। अब चाय बहुत अच्छी दे ना, चाय का ढाबा भी एक बड़े होटल में तब्दील हो जाएगा, तरक्की करेगा, ठीक है ना? सही बात है। तो क्या मैगजीन, क्या किताब, क्या कोई और बिजनेस, आप क्वालिटी दें, आप सर्विस दें, चीजें आगे जाएंगी। बच्चों के रिसालों में सफर मुझे आगे बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। देखें, अब बात कर रहे हैं आंख मचोली, हम चलें बात करते हैं हमदर्द नेहाज की। ठीक है, रिसेंटली 1-2 साल पहले उन्होंने दोबारा किसी
एक एडवर्टाइजिंग कंपनी को दे दिया और बाइलिंगुअल आने लगा। लेकिन वो जो एक हमारे टीनेज के दौर में जो चस्का था, वो मेरा ख्याल है ये अच्छा फैसला नहीं किया। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, कमर्शलाइज उसको जैसे कि नहीं। असल में मैं ये जानता हूँ जिन लोगों ने ये फैसला किया है उनकी नफ्सियात कुछ ऐसी है कि चमकती हुई चीज बड़ी, ये वो रीडर डाइस के की तरह लशपश का है। हालांकि लशपश तो आपके आइडियाज में होनी चाहिए, आपकी यूनिकनेस में होनी चाहिए। जी बिल्कुल। तो वो आपने इंग्लिश उर्दू मिक्स करके भी बहुत अच्छा नहीं किया, प्राइस भी उसकी बढ़ गई। मुझे याद है मैंने जाते ही इसकी कीमत 35 रुपए थी, मैंने 50 रुपए की, तो उसमें मुझे डांट पड़ी थी कि आपने 15 रुपए क्यों बढ़ाए, ये तो हम उन बच्चों के लिए लेकर आते हैं जो पढ़ नहीं सकते। सही बात है। तो आपने उन बच्चों को तो निगलेक्ट कर दिया ना। सही बात है। अब ये उनके लिए नहीं है, अब तो ये सो कॉल्ड ये जो मॉडर्न स्कूल्स हैं उनके बच्चों के लिए 120 रुपए का एक बच्चा है ना। तो टारगेट मार्केट ही पूरी चेंज होगी ना, चेंज हो गई। हाँ तो और आप उसकी सब्सक्रिप्शन बहुत नीचे आ गई। हाँ यही पिछले 5-10 सालों में बच्चों के रिसालों में एक तो मार्केट वो है जो मेरे ख्याल एग्जिस्ट करती है, जो दीनी मदरसों के जो बच्चों के रिसाले निकल रहे हैं वो तो एक अलग है। लेकिन बहसत मजमूई जो मैंने कहा ये 4 का एक रवाज था बच्चों दुनिया तालीम हमद, उसमें कहीं कोई आप इजाफा होता देख रहे हैं? असल में अब एक और मुश्किल हो गई है। क्या मुश्किल ये हो गई है कि जो अब बच्चों की पसंदीदा चीज़ें हैं ना, एक तो वो वीडियो और टेलीविज़न और डिफरेंट सॉफ्टवेयर और एनिमेशन और कॉमिक्स उस पर चली गई हैं सारी, ठीक है ना जी। अच्छा, उसमें जो इदारे इन्वॉल्व हैं वो इंटरनेशनली रिलीज करते हैं, तो उनको वो हमारी जुबान में कहते हैं वारे में भी आती हैं। एक वक्त में 10 करोड़ बच्चे उनका टारगेट है, ठीक है ना। हमारी चीज़ें तो यहाँ टंडो आदम और टंडो वाला यार और समा सट्टा और चीचू की मलियां से आगे जाती नहीं थी, तो छोटी छोटी जगहों पे जाती थी, कम चपती थी। मैं आपसे अपना तजर्बा शेयर करूँ कि व्यूअरशिप किताबों की तो बहुत कम होती है, इसमें कोई शक नहीं। मैं आपको पता है कि मैं एक पब्लिक लाइब्रेरी रन करता हूँ, सारा दिन मेरा वहीं गुजरा होता है। लेकिन मुझे बड़ी हैरत होती है कि आज भी जो बच्चों की किताबों के शौकीन आते हैं वो मुझसे इश्तियाक अहमद के नावल मांगते हैं, कौन कौन सा है, ये वाला हमने पढ़ लिया है। वो ब्रांड अभी तक चल रहा है, लेकिन जिन्होंने पढ़े हुए थे ना वही याद है वो मांगते हैं। लेकिन नया बच्चा जो है ना उसकी डिमांड चेंज हो गई है, वो पढ़ नहीं सकता। अच्छा, कुछ बातें हैं जो पेरेंट्स और टीचर्स को बताने वाली हैं, उनकी समझ में आ जाए अगर, और वो ये है कि जो छोटा बच्चा है आप उससे कहानियां जरूर दें। कहानी इतना बड़ा मजमून है तस्लीम भाई, बिला वजह तो पूरी दुनिया में स्टोरी टेलिंग एक बड़ा मजमून नहीं बन गया ना। हर जूनियर क्लास में मार्केटिंग की तो बुनियादी स्टोरी टेलिंग के ऊपर है, ठीक है ना। हाँ, उसकी वजह है स्टोरी टेलिंग। स्टोरी में उमूमन आप ऐसे मौजूआत लेते हैं जो आपकी आंखों के सामने नहीं होते। जी जी जी, तो बच्चा उसको विजुलाइज करता है, उसकी पिक्चर बनाता है, तो उसका जो वो विजुलाइजिंग का जो इसकी एबिलिटी है वो डेवलप होती है उससे, ठीक है ना। अच्छा, वो वीडियो देखने से नहीं होती, क्योंकि वो तो किसी विजुलाइजर ने बना के आपको दे दिया, उसको फॉलो कर रहे हैं। वो देखे ना, उसने जो जादूगर बनाया बच्चे का भी वही जादूगर है, उसने देखा ही वो। लेकिन जब आप सिर्फ जिक्र करते हैं जादूगर का, तो हर बच्चा अपना एक अलग जादूगर बना रहा है। बिल्कुल, जैसे मुसलमानों में हर मुसलमान के जहन में अपना मक्का मदीना एक अलग होता है, और वो जाके वहाँ देखता है कि उसका मक्का मदीना वैसा है कि नहीं है। तो ये आप बात सही कह रहे हैं, क्रिएटिविटी उनको खत्म होगी, क्योंकि बच्चा इतना क्रिएटिव होता है। किसी महफिल में बैठ जाए, हम लोग तो मुंह फुला के बैठ जाते हैं पॉलिटिक्स गुफ्तगू के बाद, ये बच्चों को मैं देखता हूँ कितना सोचते हैं, गेम बना लेंगे, रूल बना लेंगे, याद कर लेंगे, मिलते हैं, जुलते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं। तो ये तो बात आपकी सही है कि बच्चों ने क्रिएटिविटी मार दी है सिलेबस की किताबों से। और मैं आपको बता दूं कि बच्चा सिलेबस उसकी मजबूरी है। बच्चा टीचर अगर इंटेलिजेंट है, पेरेंट्स अच्छे हैं, तो जरूर निसाब पढ़ता है, लेकिन कहानी को निस्बतन शौक से सुनता है, इसमें कोई शक नहीं है ना। और वो कहानी देखे ना सर, जब आप कोहकाफ का रास्ता दिखा रहे हैं ना बच्चे को जी, तो असल में आप उसको नई मुहिम्मात पे उकसा रहे हैं जी, ठीक है ना। या आप देखें ना, जब किसी ने सबसे पहले शहजादे को कारपेट पे उड़ाया, दरअसल एक फ्लाइंग का पहला कॉन्सेप्ट है जी, बिल्कुल उससे आया ना, जामे जमशेद। वो देख लें उस आईने में जो दुनिया के मंजर वो देखा करते थे, तो टीवी उसके बाद आया। अच्छा सलीम भाई, ये बात कहाँ तक सही है कि हमारी उर्दू जबान ने भी जन्म लिया, तो मज़ामीन, इंशाइए, नसर, इससे पहले दास्तान गोई हमारे यहाँ की थी, जो सराय में लोग आते थे और जो मुख्तलिफ सफ़र की कहानियाँ सुनाते थे,
और फिर उससे जो दास्तानें चलती थी। हाँ हाँ, ये बिल्कुल जनाब, आपके खासतौर पे ईरान से बहुत ज्यादा किस्सा गो और दास्तान गो यहाँ आया करते थे। जी 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 वो जी किस्सा खानी बाजार आजकल आज तक हमारा मशहूर है पेशावर का। जी जी। और इंडिया में फिर बहुत ये पैदा हुए किस्सा गो और दास्तान गो। मीर बाकर और ये बताऊं कि बच्चों के लिए स्पेसिफिक तो बाद में हुआ, पहले कहानी सबका एंटरटेनमेंट थी। हाँ, और क्या, गाँव देहातों में बड़े बूढ़े आते थे और चौपालें जमती थी और उसमें बड़ी उम्र के लोग बैठ के कहानी जी, और पूरी रात कहानी की गई और ऐसे मौका भी छोड़ा कि अब आदमी को अगली रात का इंतजार है। और दास्तान अलिफ लैला वगैरह और अमीर हमजा टाइप की दास्तानें थी, बिल्कुल, जो वो उस पैटर्न पे जब चीजें कही जाती थी तो वो तो पूरी रात की आती थी और आदमी एक अजीब सी। अब मेरे पे किताब है, मैं उसमें पढ़ रहा था, इंडोनेशिया के वो है जावा के जंगलात, जावा एक इलाका जी, तो वहाँ की वो चीजें मैं पढ़ रहा था कि वहाँ के लोगों ने सबसे पहली वीडियो उन्होंने दिखा ये थी। अच्छा, कि वो आग जलाई, उसके सामने हाथों से कोई जानवर की शबीह बनाई, हाँ, पीछे किसी सरफेस पे उसको ले लिया। अब ये मैंने लोमड़ी बनाई है, आपने खरगोश बनाया, दोनों की लड़ाई हो रही है, मुंह से आवाजें निकल रही हैं, तो वो मुतहरक भी है और आवाजें भी आ रही हैं, तो वीडियो तो हो गई ना पहली। ये तो बड़ी मजे की बात है। मैं खाली थोड़ा सा और वक्फा ले लें, फिर अगले हिस्से में इसको कंटिन्यू करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम सलीम भाई। तो चौथा हिस्सा शुरू हुआ। अल्लाह करे आज हमारी आपकी गुफ्तगू कहीं पहुंचेगी, हम भी मालूम है आज आप काफी मसरूफ भी हैं, आपको जाना भी है और ये आपकी बड़ी इनायत थी। तो चौथे हिस्से में जरा कोई बात हो जाए मुल्क के इल्मी अदबी माहौल की और किताबों के बारे में, जो मैं हर एक से सवाल करना चाहता हूँ। समझ ही नहीं आ रहा है, जैसे लगता है कि किताबें दम तोड़ रही हैं। ये जो प्रिंट मीडिया है आहिस्ता आहिस्ता इसके कदरदान कम होते आ रहे हैं। तो क्यों ना हम अपनी किताबों का आगाज करें, क्यों ना आज हम अपनी गुफ्तगू का आगाज करें किताबों के बारे में। ठीक है, उर्दू में किताबें मैं नहीं समझता कि 250-300 साल से ज्यादा पुराना इनका कोई सफर रहा होगा। जो अगर आप देखें तो मिर्जा हादी रसूल वगैरह से स्टार्ट होती हैं, लेकिन काफी तरक्की हुई थी। अब उर्दू पढ़ने वाले भी कम होते जा रहे हैं। लोग सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन लिखना पढ़ना अब मुझसे ये मत ये ऐसा नहीं है, कम हो रहा है। नहीं, कम हो रहा है, लेकिन ये भी तो आप माने ना कि हमने इसके लिए किया क्या है। हमने इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले। अच्छा, इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने में भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन वहाँ उर्दू को नज़रअंदाज किया। जी, अगर इंग्लिश हमारी एज ए सेकेंड लैंग्वेज बहुत तवज्जो के साथ पढ़ाई जाती, हम खुशी से इसको पसंद करते, क्योंकि आप जिस अहद में हम जी रहे हैं, जिसमें पूरी दुनिया से जुड़ गए हैं, वहाँ आपकी एक इंटरनेशनल लैंग्वेज तो आपकी प्रेफरेंस होनी चाहिए, लेकिन अपनी ज़ुबान को छोड़कर होनी चाहिए, ये नहीं है। ठीक है ना जी। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि मैं खुद भी टीचर हूँ, मैं यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाता रहा हूँ और मेरा स्कूल एजुकेशन से भी ताल्लुक है, क्योंकि मैं टीचर ट्रेनिंग और इनसे वाबस्ता रहा हूँ और अब भी हूँ। तो स्कूलों में हम बड़ी अजीब कैफियत देखते हैं कि बहुत सी जगहों पे, बहुत से स्कूलों में उर्दू पढ़ाने वाली टीचर शर्मिंदा है जी। इस्लामियात पढ़ाने वाली टीचर बस फॉर्मेलिटी के लिए आ जाती हैं क्लास, बड़ी नॉन सीरियस, वो सीरियस लेते ही नहीं है उसको। तो ये कोई अच्छी बात तो नहीं है ना। ये जाहिर करती है कि ट्रेंड्स क्या बन रहे हैं सो कॉल्ड मॉडर्न स्कूलों में, चीजें किस तरफ जा रही हैं। स्कूलों का जो घरों में ट्यूटर रखते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के ट्यूटर हम कितना रखते हैं, और जो पारा पढ़ाने मौलवी साहब आते हैं उनको हम कितना देते हैं। इसी का फर्क है हमारे नजदीक किस चीज ज्यादा इंपॉर्टेंस है। बिल्कुल सही बात है। अव्वल तो पारा पढ़ाने वाला अलग होना ही नहीं चाहिए, उसको हमारे एजुकेशन सिस्टम का पार्ट होना चाहिए। जी हाँ, लेकिन बहरहाल जो है सो है। अच्छा देखिए, अगेन वही बात है कि जिस घर का माई बाप ना रहे ना, उसमें कोई बच्चा निकल जाता है, कोई रुल जाता है, कोई फकीर हो जाता है, कोई अमीर हो जाता है, वो उस घर का एक सेटअप जो है ना डिस्टर्ब हो जाता है। यही सूरत कौमों की भी होती है। ठीक है ना। तो जिनको प्रॉपर लीडरशिप ना मिले, जो टाइम भी सबको खड़ा कर दे, सबको पढ़ा दे, सबको विजन दे, मिलेंगे ऐसे लीडर। हाँ, तो अच्छा, अब मसला एक और भी है कि पहले तो ये होता था कि कहीं अगर फर्ज कर लें आमरीत भी है, बादशाहत भी है, तो अच्छे बादशाह, अच्छे आमिर आ गए, उन्होंने ट्रैक ठीक कर दिया, पूरी कौम कर चल पड़ी। अच्छा, डेमोक्रेसी जिसकी बड़ी दुनिया में वो है, वाह वाह डेमोक्रेसी के नारे लगते हैं, मैं डेमोक्रेसी को कम पढ़े लिखे मुल्कों के लिए उतना ही खतरनाक सिस्टम समझता हूँ। बिल्कुल सही। जहाँ सब पढ़े लिखे लोग हैं, वहाँ सबकी एक राय है और लोग अपनी राय का इजहार करते हैं।
जहां मेरे 5 सुहारियों की वही राय है जो मेरी राय है, मैं वडेरा हूं, मैं चौधरी हूं, मैं पिंड दा चौधरी हूं, तो वहां तो फिर जमहूरियत तो बेमानी हो गई ना। चौधरी और आजकल से एक और भी चीज है, सरदार, जो भी आप कह लें जी। तो बात यह है कि जहां एक चल पड़ा जोहला सब उसके पीछे चल पड़े, तो मैं ये कह रहा हूं कि बुनियादी काम तो आपको करना पड़ेगा। ये वो सिस्टम है जो इस मुआशरे में इलेक्टेबल लेकर आया है कि भाई ये इलाका है अमीरों का और ये इलाका है फकीरों का। आप मुझे एक बात बताएं, आपको अपने दफ्तर में क्लर्क रखना होता है ना जी, तो यूं ठोक बजा के रखते हैं, क्या किया हुआ है, बीकॉम किया हुआ है, इसके सॉफ्टवेयर आते हैं, ये है वो है। और जो उसकी मुल्क की तकदीर बदलने के लिए लोग आप संधियों में भेजते हैं, उनके हालात आपसे छुपे हुए हैं, हमसे छुपे हुए हैं, ठीक है ना। कितने तो उसमें हैं बेचारे बोल ही नहीं पाते, और जो बोलते हैं उनमें से बात कितना बुरा बोलते हैं, और जब बोलते हैं तो वो सब पर आया हो जाते हैं कि इनके अंदर की सूरत क्या है, कहाँ खड़े हैं। मेरे एक कजन है जो आप ही की तरह इस जमहूरियत के बहुत ही बड़े कद्रदान है वो, और वो भी अक्सर मुझसे पूछते कहते हैं जमहूरियत की तारीफ करते हुए कि बाकी सारी बातें एक तरफ, तुम जरा निकल के बाजारों में देखो, सड़कों पे देखो, बसों के अंदर ट्रेवल करते हुए लोगों को देखो, बेटी बहन का रिश्ता देना तो बहुत दूर की बात है। जरा ये सोचो कि इनमें से कितने चेहरे ऐसे हैं कि कभी बेटी बहन का कहीं और रिश्ता देना हो तो मैं ये इतने मोतबर हैं कि मैं इनसे राय लूं कि वो मेरी बहन के लिए आदमी सही है कि नहीं है। सही बात तो कहने जब इन लोगों से आप अपने घर के रिश्तों के लिए मशवरा नहीं ले सकते हो, डंडा लेकर खड़े होगे, इनसे कौमों की तकदीर का फैसला करवाते हैं। वही तालीम वाली बात आ जाती है। जी जी, और अगर सब तालीम याफ्ता हो तो हम तसव्वुर कर लेंगे अब ये साहिबुर राय है, हालांकि हर पढ़ा लिखा साहिबुर राय नहीं होता, ये तो मालूम है, क्योंकि उनमें बेहतर डिग्री होल्डर होते हैं, तालीम याफ्ता नहीं होते। लेकिन चले हमने एक फर्ज कर लिया, इतना भी तो हो ना, वो इतना तो हो कि तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। अपने हकूक का तो उसका एहसास और शऊर का, आपने बिल्कुल सही कहा। यानी यहाँ पे मैंने सिंध के अंदर वो वडेरे हैं जो खानदानी एमएनएज रहे हैं, लेकिन जब अपने इलाके में जाते हैं तो लोग उनको देख के वहीं सीधे के आलम में बैठ जाते हैं। तो वो ज़ाहिर कैसे तब्दीली आएगी जब बलूचिस्तान का वडेरा, जब सिंध का वडेरा, जब सदर्न पंजाब का वडेरा, जब वहाँ पे लोगों का इतना एहतराम हो पीरी का, फकीरी का, इसका उसका, तो वो तो फिर एक सिस्टम को नहीं बदलने देंगे ये लोग। बिल्कुल सही बात है। असल में ये मुख्तलिफ राजवाड़े हैं हमारे मुल्क के, और यही रुकावट है। आप देखें ना, मैं आपसे एक बात कर रहा हूँ कि हम तरबेला डैम नहीं बनने देंगे, हम वहाँ बिजली का यूनिट नहीं लगने देंगे, सब कुछ नहीं करने देंगे। यानी एक डैम जो आपके मुल्क के लिए मुआशी खुशहाली का बायस बन सकता है, आपके एक लीडर ने उठ के कह दिया हम नहीं करने देंगे, उसके फॉलोअर्स उसके पीछे खड़े हो गए, नहीं डंडा लेके हम नहीं बनने देंगे। सलीम भाई, अगर फर्ज करें कि आज आपकी क्या एज है? मैं अब 68 का हो गया तुसी साढ़े के बच्चे ही हो गया। मैं 70 का हो गया माशाल्लाह। 68 की आपकी उम्र है। अगर आज आप इत्तेफाक से फिर 20 के हो जाएं और इस दुनिया में अचानक आ जाएं, ये जो दुनिया देख के जब परेशान होंगे, आज वो 18 साल का 20 साल का सलीम मुगल आ जाए दुनिया में तो क्या तब्दीली ला सकता है? नहीं, पहली बात तो ये जिस ड्रामाई तरीके से आप मेरी एंट्री करवा रहे हैं ना, उस तरह तो नहीं होगा। देखिए, आप ड्रामे का आदमी में ड्रामा करना है। उसकी वजह ये है कि मैं आऊंगा तो उसी तरह ना जिस तरह इंसान पैदा होते हैं और फिर वक्त के साथ ग्रो करते हैं, तो मेरा वक्त मेरी उम्र के साथ साथ चलेगा। सही है। तो नथिंग विल बी न्यू, वो मेरे ही हैद होगा, वो मेरा ही देखा हुआ हैद होगा, मैं उसके मुताबिक। लेकिन आज की दुनिया को अगर मैं एक आपका सवाल पिक कर रहा हूँ कि अगर मैं आज की दुनिया की मैं तब्दीली की बात करूं तो ये बहुत बड़ी बात होगी। मुझे अपनी जो छोटी सी दुनिया पहले उसकी बात करनी चाहिए। तो मैं अपनी दुनिया में 2 बातें हैं और मैं उस पर बहुत जोर देता हूं, और वो है एजुकेशन एंड जस्टिस। जस्टिस एंड एजुकेशन, तालीम और इंसाफ पीछे रह गया। और मैं तो इवन सेहत को भी तीसरे नंबर पे रखता हूं। अच्छा। क्योंकि अगर आपके पास एजुकेशन है तो वो आपको सेहतमंद रहने के तरीके बता देगी। अगर आपके पास जस्टिस है तो इन अस्पतालों में बेईमानियां नहीं होंगी, इसमें करप्शन नहीं होगी, लोगों को दवाएं वक्त में। तो सेहत के रास्ते तो इन 2 चीजों से भी निकलेंगे, है ना, इनसे भी निकलेंगे। वो कहते हैं ना कि जितना खर्चा किया हुकूमतों ने खानदानी मनसूबबंदी पे, उतना अगर सही तरीके से तालीम देने पर करते तो आबादी की ग्रोथ कहीं कम होती है। बिल्कुल सही बात है। तो मैं इन 2 के अलावा और कोई चीज नहीं जानता। आप मुझे एक बात बताएं, मैंने चाइना पर अल्हम्दुलिल्लाह, चाइना के बच्चों पर, उनके अदब पे काफी काम किया है। मैंने एक मकाला भी पढ़ा है उस पर, ठीक है ना।
चीनियों ने मुझे ये बात जमीलुद्दीन आली साहब ने खुद बताई, ठीक है, और वो मुझे बात बहुत अच्छी लगती है। वो कहने लगे कि भुट्टो साहब जब चीन के दौरे पे गए तो उस डेलीगेशन में मैं भी था, तो कहेंगे हमको वो चीन में उतरने से पहले एक ब्रीफ दी गई थी कि माओजे साहब जब आपसे हाथ मिलाने आएंगे जी जी, तो आप जो हैं वो उनसे कोई सवाल नहीं करेंगे, बस सिर्फ हाथ ही मिलाएंगे। हमने कहा ठीक है जी। लेकिन जब माओजे तुंग साहब आए और उन्होंने हाथ मिलाना शुरू किया तो पहले ही हाथ जो पकड़ा तो वो छोड़ ही नहीं रहे, हिलाए जा रहे हैं और इतनी देर तक कि मेरे दिल में ख्याल आया कि यार ये तो बहुत टाइम होता है, इसमें तो एक सवाल हो सकता है ना। तो कहने लगे कि मैंने तय कर लिया कि मैं तो सवाल करूंगा, और दूसरे को भी उन्होंने इतना ही टाइम लगाया, तीसरे को भी इतना ही टाइम लगाया। कहने लगे जब उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा तो उनके साथ एक खातून थी, मैंने उनसे कहा कि आप हमें माऊ साहब से ये पूछ कर बताएं कि इन्होंने ऐसा कौन सा एक ऐसा काम कर लिया है जिसपे ये बहुत मुतमईन हो। वाह, अच्छा। तो वो उसने फिर चीनी जुबान में तर्जुमा करके माऊ साहब को बताया, माऊ साहब ने जवाब दिया, तो वो खातून इनको कहने लगी कि माऊ साहब कहते हैं हमने अपने बच्चों को पढ़ा दिया है, अब दुनिया एक नया चीन देखेगी। क्या बात है यार, क्या बात है, क्या बात है बड़े लोगों की है। आप ये देखें, अब दुनिया एक नया चीन देखेगी, दुनिया नया चीन देख रही है। तो सर ये है विजन। जी जी जी, ये है विजन। सर मैं कहता हूँ अगर ये कौम तय कर ले कि हम भूखे रहेंगे, हम अपनी टूटी हुई सड़कों पे भी सफर कर लेंगे, हम नए ब्रिज भी नहीं बनाएंगे, लेकिन हम बच्चों को पढ़ाएंगे। और ये जो बच्चों के पढ़ाने की मैं बात करता हूँ इसकी भी मैं वजाहत करूंगा। मैं नहीं कह रहा हूं कौम को पढ़ा देंगे ना, बच्चों को मैं इसलिए कहता हूं कि सर हम कामयाबी की सारी बुनियादें बचपने में रख देते हैं। बिल्कुल, जो पहली उनकी डायरेक्शन तय हो जाती है, उनकी बुनियादी सलाहियतें जो हैं वो डेवलप हो जाती हैं, वो चल पड़ते हैं, पौधों की तरह होते हैं ना, जहां मोड़ दिया बस वैसी ग्रोथ स्टार्ट हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि जिस दिन पाकिस्तान में कोई ऐसा बच्चा ना रहा जो स्कूल ना जाता हो, और जिस दिन हमने स्कूलों की एजुकेशन के मेयार को एक बना लिया और मेयारी बना लिया, वाकई उस दिन हालात बदल जाएंगे सर। उस दिन हालात बदल जाएंगे या उस दिन से हालात बदलना शुरू हो जाएंगे। तो ये बहुत अहम बात है तालीम तो। और फिर हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जो कम प्रायोरिटी जो आदमी कहीं का ना रहा है तो फिर वो स्कूल की लाइन में सोचता है कि चलो ये रिस्पेक्टेबल है, और उसमें फिर हमारी कोशिश थी हम यूनिवर्सिटी प्रोफेसर लगे ना कम से कम ये। और प्राइमरी पे हमारी थी तवज्जो नहीं थी। मुझे याद है कि एक साहब बताते हैं कि उनके दोस्त थे फलस्तीनी, और जो यहाँ पे कराची यूनिवर्सिटी में उनके साथ पढ़े थे वो, तो जब यहाँ से पढ़ के और वो फलस्तीन वापस चले गए, उनका ईमेल पे सर ये रुक जाए, ये वाकया मेरा है सर। अच्छा, फिर आप सुनाइए। हाँ, फिर आप सुनाइए इस वाकये को। मेरे साथ एक लड़का था, मोहम्मद ऐश उसका नाम, और वो मेरा उस वक्त हॉस्टल में सबसे गहरा दोस्त, हम हर वक्त साथ होते थे। क्या बात है। हाँ, लड़के कहते थे उन्होंने शादी करवा ली, मियाँ बीवी की तरह साथ रहते हैं। सर मोहम्मद ऐश वो कहता था मैं दुनिया में अकेला हूँ, मेरे माँ बाप भी शहीद हो गए और मेरे बहन भाई भी शहीद हो गए, और नॉर्मली अरब लड़के पढ़ने में अच्छे नहीं होते थे। वो माइक्रोबायोलॉजी में था, और वो पढ़ने में बहुत अच्छा था, उसकी पहली पोजीशन आई थी माइक्रोबायोलॉजी में। अच्छा, फिर जब हम छोड़ने के लिए गया उसको एयरपोर्ट, वापस जा रहा था वो, तो ज़ाहिर है वो जॉर्डन जा रहा था, फलस्तीन नहीं जा रहा था। फिर वो अपने उनके कुछ रास्ते हैं जिससे वो फलस्तीन जाते थे। अच्छा, है ना। तो ये वहां पे गया और इसने फिर मुझे खत लिखा, चाहिए खत 2-2 महीने बाद आता था, क्योंकि इसराइल से जॉर्डन जाता था, जॉर्डन से फिर इस तरह होता हुआ आता था। तो उसने पहले खत में लिखा कि मेरी जॉब हो गई है अल खलील यूनिवर्सिटी में और मैं यहाँ माइक्रोबायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। मैंने उसको मुबारकबाद दी, वेरी गुड यार, हाउ लकी, तुम्हारी जॉब जाते ही हो गई। कुछ अर्से बाद उसका एक और खत मिला कि मैंने एक स्कूल में अप्लाई किया है और दुआ करो कि यार मेरे यहाँ हो जाए। तो मैंने उसको फिर एक तंजिया खत लिखा, और मैंने लिखा वही तो मैं हैरान हो रहा था, तुम्हें यूनिवर्सिटी में कैसे ले लिया गया, तुम तो इसी लायक थे कि स्कूल में भेजे जाओ। हाँ, मैंने एक मजाक में उससे ये बात की, तो उसने जवाब मुझे एक तो इनका ऑफर लेटर और उनका ऑफर लेटर भेजा, और साथ उसने मुझे बताया कि जो छोटे बच्चों के टीचर्स हैं उनकी सैलरी यूनिवर्सिटी टीचर से कहीं ज्यादा, और वो समझते हैं कि पूरी नेशन इस उम्र में बन जाती है। तो सुनिएगा इस बात को आप लोग, तो वो अपने बेस्ट टीचर को ना, जो बेस्ट टीचर जिसको समझते हैं, वो समझते हैं वो है जो छोटे बच्चों को तालीम दे रहा है। तो ये विजन है सर। तो ये इतने जो शायद इसमें इस बात का जवाब है कि हमारे ऐसी न्यूक्लियर पावर 17 दिन 20 दिन से ऊपर जो वो
जंग खेल नहीं सकते कभी, मैक्सिमम मारा ही है। अल्लाह ना करे कि अल्लाह ना करे। जो फिर नहीं, जो हिस्ट्री है कि 4 जंगों में कोई भी जंग हमारी महीने से बंद नहीं गई और यूनाइटेड नेशन कहने पे जंगबंदी हो गई। कौन जीता, कहाँ कौन हारा? फलस्तीनी वो कौम है कि मर गए वो, लेकिन ये कि अभी तक उनके पास। अब मैं मोहम्मद ऐश को इतना तलाश करता हूँ, मुझे नहीं मिलता, पता नहीं कहाँ है। अल्लाह करे वो हयात, अल्लाह करे वो हयात हो। ये मोहम्मद ऐश की किस्म के उस्ताद थे जिन्होंने ये नस्ल खड़ी की है, जो अपने सामने लोगों को शहीद होता देख रही और मुस्कुरा रही शादी। और आप यकीन करेंगे, वो कहता था मेरे बहन भाई माँ बाप सब शहीद हो चुके हैं और मैंने उससे ज्यादा खुश मिजाज लड़का कहूंगा, उस वक्त तो लड़का ही था, मैंने नहीं देखा आज तक। यानी वो शहीद भी होंगे उस जमाने में जबकि ये सब बड़ी बड़ी जंगें नहीं हुई थी। हाँ, या फर्ज करें एक आध जंग पहले हो भी चुकी थी, नहीं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, होती रहती मैं इसकी अभी बात कर रहा हूँ जो अभी इस साल हो रही है जो। हाँ नहीं, तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ 77, 8, 79, 80 इस अरसे की बात कर रहा हूँ। सलीम भाई, ये वो है कि डीएनए के जरिए कौमों की तकदीर को बदल देना, मतलब डीएनए बदल गया ना। बिल्कुल, बेसिक तालीम में इस चीज ने कि यूनिवर्सिटी के असातिज़ा से ज्यादा तनख्वाहें प्राइमरी स्कूल के टीचर्स को मिलनी चाहिए कि वो नस्ल को बना सकें। बिल्कुल, उसने फिर पे किया है। बिल्कुल पे किया उसने ये। और मैं तो यकीन करेंगे सर, आज भी कहता हूँ कि सबसे ज्यादा अहमियत यूनिवर्सिटी टीचर से ज्यादा अहमियत प्राइमरी टीचर की है। और मैं ख्याल कई महसूब मुल्कों में ऐसा होता है कि वो टीचिंग को, एजुकेशन को ज्यादा तरजीह देते हैं। तो सलीम भाई, ये तो मैं आपसे एक बार फिर भी बात पूछना चाहूंगा कि क्या आपके ख्याल में जो जिंदा कौमें हैं वहां पे भी इंसाफ और तालीम के साथ वही सलूक होता है जो हमारे यहाँ हो रहा है? देखिए, मैं जिंदा और मुर्दा कौम की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, मैं कह रहा हूँ वेल फोकस्ड और डी फोकस्ड कौमों की बात करता हूँ। सही सही, ठीक है। और वेल फोकस्ड की सूरत तो ये देख लें, मैं आपको एक हवाला देता हूँ डॉक्टर इस्माइल साद साहब का। अच्छा। उन्होंने लिखा कि जिस वक्त नाजी तैयारे बरतानिया पे अटैक कर रहे थे, बम गिरा रहे थे जी, उस वक्त उनकी पार्लियामेंट जो है वो अपने स्कूल के बच्चों के करिकुलम की तब्दीली पर काम कर रही थी। यानी कितनी अहमियत थी उनके लिए। इस बात पे गौर करें सर, यहाँ बम गिरने लगे तो इस पे तो छोड़ दें, किसी चीज पर भी कोई डिस्कशन नहीं हो रहा होगा, सब घरों में बैठे होंगे चुप, है ना सर? कुछ नहीं। और वो उस लम्हे जबकि बम गिर रहे थे। इसी तरह मैंने आपको चाइनीज की भी मिसाल दी, माओ साहब ने जो जी कि मैंने पढ़ा दिया इनको, बता दिया। और सर एक चीज और मैं कहना चाहूंगा आपके प्रोग्राम की तवज्जो से, इसको पेरेंट्स भी समझें, इसको टीचर्स भी समझें और इसको सब लोग समझें। और वो समझने की बात ये है कि जो बच्चा है ना छोटा सा, जिसको आपने गैर अहम समझा हुआ है, ये बहुत अहम है। उमूमन हमारा रवैया ये होता है अभी तो ये बच्चा है ना, अरे नहीं अभी सब कुछ है, इस स्लेट पे अभी लिखा जाएगा सब कुछ। सही बात है, यही तो है ना, यही तो है, यही तो है। तो ये बात समझने की है कि इसने बनना बिगड़ना, आप इससे आगे चलें, ज्यूस को उठाकर देखें, बल्कि बात पारसी फैमिलियों में भी ये मैंने देखा है। अभी बच्चा दुनिया में नहीं आया है, अभी बच्चा दुनिया में नहीं आया है, लेकिन उसके आने का एहसास हो गया है, तो उनके लहजे धीमे हो जाते हैं, उनको गुफ्तगू शाइस्ता हो जाती है। कि ये सारी चीजें उसकी पर्सनैलिटी पर जाकर असर करेंगी। हम कहते हैं अभी तो ये छोटा है, माँ बाप गालम गलौज कर रहे हैं, हम बहुत सी गलतफहमियों का शिकार हैं, उसको ठीक करने की जरूरत है। एक मेरे दोस्त सुबह सुबह गाड़ी लेके भागे, यार वो बच्चा लेट हो गया, उसकी पहली क्लास ना निकल जाए, मैं छोड़ के आता हूँ। मैंने कहा मैं भी चलता हूँ साथ तुम्हारे साथ। हाँ चलो बैठ जाओ। रास्ते में 4-5 गाड़ियों को गलत क्रॉस किया, सिग्नल तोड़ा। मैंने कहा तुम कैसे कह रहे हो कि पहली क्लास निकल गई? पहली क्लास तो ये है जिसमें इसने सीखा कि सिग्नल तोड़ना ठीक है, जिसमें इसने सीखा कि हॉर्न देना जगह जगह बहुत अच्छी बात है, लानत दिखाना जी। तो मैंने कहा भाई ये बच्चा जो हर वक्त तुम्हारे साथ रहता है, ये अपनी पहली क्लास में रहता है, वो तो दूसरी क्लास है जो स्कूल में जाके लेता है। क्या बात है ना, क्या बात है। तो खुदा के लिए इन चीजों को समझें। और मैं आपको बता दूं, जिन लोगों ने छोटी उम्र में अपने बच्चों में वैल्यूज डाल दी, तामुल डाल दिया, सोचने की आदत डाल दी, पढ़ने का शौक डाल दिया, किसी का बाप नहीं रोक सकता उस बच्चे को आगे जाने से। माजरत चाहता हूं, मैं इस लहजे में बात कर रहा हूं, अल्लाह की मदद भी उस बच्चे के लिए आती है। सलीम भाई, आखिर में आपसे पूछूंगी, जितना ब्रेन ड्रेन हो रहा है तो उसमें यकीनन असातिज़ा का भी कोई ना कोई आपके इल्म में होगा कि ब्रेन ड्रेन होता होगा इस मुल्क से दूसरे मुल्क में। ये तो क्या ऐसी भी आपके ज़हन में मिसालें हैं कि जो उस्ताद यहाँ से गए मुल्क से बाहर, उन्होंने तालीम के शोबे में बड़ा नाम, हमने ज्यादा सुना कि टैक्सी ड्राइवर ये वो सब, ये नहीं ऐसा नहीं है। मैं बहुत से असातिज़ा को जानता हूँ,
जो बाहर जाके बाहर जाकर दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज में पढ़ा रहे हैं, उनका बड़ा नाम है जी। बहुत से लोग हैं जिन्होंने इजादात की हैं, उन्हें यहाँ को प्लेटफॉर्म नहीं मिला, वो निकल गए, फ्रस्ट्रेशन का शिकार हुए। कुछ ऐसे भी हैं जो यहाँ रहे और उसी फ्रस्ट्रेशन में मर गए है ना। अच्छा देखिए, मैं ये जो आपसे बात कर रहा हूँ कि बहुत से टीचर्स ऐसे हैं जिन्होंने बाहर जाकर पाकिस्तान का, अपनी फैमिली का, अपना नाम, बड़ी इज्जत कमाई उन्होंने जाकर। मेरी अपनी एक अजीजा हैं जिनको भाभी कहता हूँ, वो इंग्लैंड में रहती हैं, आई हुई हैं आजकल। तो मुझे इतनी खुशी हुई जब मुझे पता चला कि मलका एलिज़ाबेथ ने अपने वफात पाने से कुछ अर्सा पहले उनको सबसे बड़ा सिविल अवार्ड दिया, एजुकेशन में उनकी खिदमत की वजह से, एजुकेशन में खिदमत की वजह से। और फिर बिल गेट्स ने उनको बहुत अच्छी और अहम जॉब ऑफर की, पाकिस्तानी खातून को तालीम के शोबे में, और अब वो दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में जाती हैं और एजुकेशन पे बड़े काम कर रही हैं। तो सर बात ये है, लोग हैं ना, टीचर थी वो, स्कूल लेवल पे टीचर थी, स्कूल लेवल के टीचर थी, ठीक है ना। और माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह उनको नजरे बद से बचाए, उनको बहुत अच्छा रखे, हम उन पर बड़ा फख्र करते हैं, जाहिर है, बिल्कुल करना भी चाहिए, ठीक है ना। तो मेरा ये ख्याल है कि कुछ चीजें अगर पॉलिसी का हिस्सा बन जाएं। अच्छा, फिर दूसरी चीज एक और इस मुल्क में बड़ा अलमिया ये है कि एक हुकूमत ने कुछ मामला डिस्कस किए कि हम ये करने जा रहे हैं, तो जब दूसरी हुकूमत आएगी बाद में, ये नहीं रहेंगे, तो वो अपना अखलाकी फर्ज समझेगी कि पिछले सारे प्रोजेक्ट्स खत्म करूं खास और फिर मैंने प्रोजेक्ट शुरू, नए टेंडर शुरू देंगे। तो हमारे सारे काम एडोकिज्म की बुनियाद पे, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई परमानेंट बुनियादों पे नहीं हो रहे जी। तो एक चीज जो 10 साल में रिजल्ट लाने वाली थी, वो 5 साल बाद जब खत्म कर दी जाएगी, तो रिजल्ट कहां से आएगा? अरबों रुपए का सरमाया डूब जाता है, सरमाया डूब जाता है। हम मैं कह रहा हूं कि हमारी बदबख्ती का आगाज हो जाता है वहां से। तो ये सारे मसाइल हैं जनाब। और फिर मैं दोहराऊंगा, मेरे दोहराने से कोई चिढ़ता हो तो मैं दोहराऊंगा कि मुल्क 2 पिलर्स पे खड़े होते हैं, एक है एजुकेशन, एक है इंसाफ। है सर, इंसाफ मिले, जरा सा कोई गड़बड़ करके तो दे। चाइना में देखे ना सर जी, इन्वेस्टिगेशन होगी किसी करप्शन केस की, इन्वेस्टिगेशन से साबित हो गया, कोई अपील नहीं, कोई हाई कोर्ट नहीं, सदा। वो डिटरेंट कितना बड़ा है। हाँ, 1-2 को सजा हो जाएगी, सही मालूम कि मेरिट के ऊपर सजा हुई इसको। हाँ, और कोई और एजेंडा नहीं था तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी, और उससे फिर लोग इबरत पकड़ते हैं। सिंगापुर कारण में ये हो चुका है कि सिंगापुर ने तो रेवोल्यूशनरी काम किए बड़े। वजीर साहब आए वापस, मानो चिड़ियों से गिरफ्तार हो गए वो। कि मैं बता रहा हूँ ना कि ये मुल्क कुछ लुटेरों के हाथ लग गया है, और ये तो हो सकता है कुछ छोटे लुटेरे हों, कुछ बड़े हों, लेकिन है तो। चलिए, मैं दुआ करने के हक है हम लोग को। पता नहीं, दुआ मुझे ऐसा लगता है, अल्लाह माफ कर दे, दुआ अकेली कोई चीज नहीं होती। मुझे मेरी बात सुनिएगा सर। मैं कहता हूं दुआ कॉम्बिनेशन है किसी एफर्ट का। आपने कोई काम पूरी सिंसियरिटी से किया और दुआ की, ये समझ में आता है जी, ठीक है। सर आप मुझे बताएं ना कि लाखों मसाजिद में करोड़ों लोग हर रोज दुआ मांग रहे हैं, इसराइल को अल्लाह तबाह कर दे, दुआ तो नहीं कर रहा अल्लाह, ठीक है ना। जब तक आपको इल्म की बरतरी नहीं होगी, जब तक आपको हुनर में और स्किल्स में तरक्की नहीं होगी, जब तक आप नई दुनियाओं को तस्खीर नहीं करेंगे, आप रुस्वा होते रहेंगे सर। खाली दुआ काम नहीं करती। मुझे तो सबसे बड़ा अलमिया जो नजर आता है अपनी 70 साल की जिंदगी में, कि मैंने कौम को हुजूम बनते हुए देखा है। सही बात है। 65-63 की जंग के अंदर कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, जरा सी जंग के आसार हुए, मस्जिदें पूरी भर जाती थी बाहर तक, ये मौत के खौफ से। अब हमें मौत से भी खौफ नहीं आता है। बहादुर हो गए हम बहादुर, इस मामले में बहुत बहादुर हो गए हम। आज इस मुल्क को पहले मजहब पे जुड़ती थी, अब उस पे नहीं जुड़ती है। अब कभी कभार जो हल्की फुल्की थोड़ी बहुत जो आपको एक कौमी नजर आता है, वो क्रिकेट तक नजर क्रिकेट के अलावा मैं नहीं समझता कोई ऐसी चीज हो कि कराची से लेकर पेशावर तक। मैं क्रिकेट के हवाले से भी एक बात करता हूँ, वो आपसे भी शेयर करता हूँ। कहता हूँ एक स्टेडियम में हजारों लोग बैठे हुए, 50,000 लोग बैठे हुए मैच देख रहे हैं। उनकी किसी ने ट्रेनिंग नहीं की कि आपने पाकिस्तान के लिए नारा लगाना है, उनको किसी ने कुछ नहीं कहा ये करना है। लेकिन जब आप पिच पे खड़े हुए 2 लोग अच्छा खेल रहे होते हैं, तो पूरा स्टेडियम मिलकर कह रहा होता है पाकिस्तान जिंदाबाद। तो सर पिच पे खड़े हुए लोगों को ठीक खेलना है, कौम तो एक हो जाएगी सर, है सर।
सलीम भाई, गुफ्तगू इतनी दिलचस्प जा रही है कि खत्म करने दिल नहीं चाह रहा, लेकिन मुझे मालूम है कि आपकी मसरूफियात भी हैं, तो एक वादा करना होगा कि आप ये आज पहली बार आए, आखिरी बार नहीं आए। नहीं नहीं, अल्लाह ताला खैरियत रखे, जरूर मिलते रहेंगे इंशाल्लाह। और क्योंकि बहुत सारी चीजें वही, इस पे हमें मिलकर गौर करना है, बिल्कुल एक रास्ता दिखाना है। तो आपने इतना टाइम निकाला, मेरे लिए बड़ी इज्जत अफजाई की, मेरी एकेडमी मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे आपसे तो मिलकर, आपके साथ वक्त गुजार के, आपके साथ नहीं अच्छी भाई। मैं ये कहता हूँ कि जितनी भी हमने आज गुफ्तगू की है जी, अगर उसमें से 2-4 बातें भी कोई 10-20-50 लोगों पे भी काम कर जाती हैं, उसकी सोच की डायरेक्शन को बदल देती हैं, उसकी कमिटमेंट को चेंज कर देती हैं, तो बस मसला हल हो गया ना सर, हमने कुछ तो किया फिर। सही बात है ना। तो इसके साथ ही मैं आपसे याद चाहता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आपकी मुलाकात होती रहेगी, और आपने मेरा मान रखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।